Okay, so hello, this is your senior पुण्य सराजी वाले अ सीए फाइनलिस्ट। अभी सिर्फ आखिरी 2 पेपर बाकी रह गए हैं। नवंबर 24 में एग्जाम दिए और लग रहा है कि सीए बन जाओ, बट यू नो द आईसीआई। सो दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं उस सब्जेक्ट की जो मुझे अपने इंटरमीडिएट से ही बड़ा पसंद था। इस सब्जेक्ट का और मेरा रिश्ता इतना पुराना है, मतलब क्या ही बताऊँ आपको, कि जब मेरा पहला अटेम्प्ट था उस टाइम से मैंने इस सब्जेक्ट को बनते हुए देखा है। मतलब जीएसटी जब नया लॉ आया था उसी टाइम पर मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो नाउ यू नो कि पुनीत भैया कितने पुराने हैं। ठीक है भाई, तो समझते हैं कि जीएसटी में हमको करना क्या है। हम लोग दोस्तों, ये जो मैं सीरीज ओपन चालू कर रहा हूँ, इस सीरीज के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं क्या क्या ऑफर करूंगा वो आपको बता दूं एक बार। सर, ये जो रिवीजन सीरीज होने वाली है इसके अंदर पहली बात, हम लोग कॉन्सेप्ट तो सारे करेंगे ही। मतलब जितने कॉन्सेप्ट्स आपके पास में आपके बुक में है, जितने रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है और जितने रेलिवेंट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तो हम करेंगे ही। साथ में हम टी वाई के भी सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। पूरी पूरी क्या करेंगे ही करेंगे। ठीक है, कोशिश नाम की कोई चीज नहीं होती सर, करेंगे ही करेंगे। तो सिंपल सी बात है सर, ये जो रिवीजन वीडियो आपको मिलने वाला है सप्लाई अंडर जीएसटी का, और उसके साथ साथ जितने भी मैं आपको एक्स्ट्रा दे पाऊंगा रिवीजन वीडियोस, उन सब में आई विल मेक श्योर कि मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट रिवीजन तो करवाऊँ ही, साथ ही साथ आपका टीवाई के भी करवा दूं। तो जब आप ये वीडियो देखो, इस वीडियो के खत्म होने के बाद में आपको करना क्या है, सिंपल सा पॉइंट है सर। अब जब अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो पहला आपके पास में या तो आईसीआई की मॉड्यूल होगी या फिर अपने फैकल्टीज की दी हुई बुक होगी जिनसे आपने क्लासेस ली होगी। आप वो सामने रख लो, मेरे साथ में आप आगे बढ़ते जाओ, करते जाओ। दूसरी चीज, मेरे साथ ही आप टीवाईके के क्वेश्चंस भी देखते चल लो। लेकिन टीवाईके में आपको मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस नोट कराऊंगा जो मेरे साथ पढ़ने के बाद आपको सिर्फ एक बार देख लेने हैं। क्या देखना है उनमें? सिर्फ एक बार ये देख लेना है कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ है। जीएसटी की बेस्ट बात यह है कि इसकी जो लैंग्वेज है सर, जीएसटी की लैंग्वेज ऑडिट जैसी गंदी लैंग्वेज नहीं है। मतलब जो लिखा है एज इट इज लिखो, वैसी लैंग्वेज नहीं है। आपको सिर्फ उस प्रोविजन को एक्सप्लेन करना होता है। आप बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ भी कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। ओके सर, गॉट इट। सर, पहला जो मुझे चैप्टर पढ़ना है, इट इज नथिंग बट योर सप्लाई अंडर जीएसटी। सर, क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की मेरे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं अगर बात करूं सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये लगभग आपके 4 मार्क तक का ये आप पेपर में देख सकते हो। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस जितनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, उससे ज्यादा बेस बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सर। मतलब क्या भी आपका मतलब सिंपल सा है कि इस चैप्टर से आपका अंडरस्टैंडिंग अबाउट जीएसटी इतनी बढ़ने वाली है, बिकॉज दिस इज द सब्जेक्ट जिसके बिना जीएसटी एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? अभी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो ये सब्जेक्ट आपकी बेस बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, जब आप बेस बिल्ड कर रहे हो अपना जीएसटी को लेकर के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है आपके लिए सप्लाई। तो सर समझते हैं कि वाई सप्लाई। सर वाई क्या? व्हाट समझो, व्हाट समझाओ ना सर, व्हाट समझाओ, वाई क्यों नहीं सर। यही पॉइंट होता है हमारा, हम समझ नहीं पाती ये चीज। किसी भी चीज का व्हाट अगर समझना है तो पहले समझ लो कि उसका वाई क्या है। बिकॉज वेन यू नो कि उसका वाई क्या है, मतलब ये मुझे क्यों पढ़ना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर मुझे उसकी इंपॉर्टेंस पता लग गई तो मैं ये पता लगा ही लूंगा कि वो क्या है। सिंपल सी बात है यार। आपको अगर अपने जीवन में किसी की इंपॉर्टेंस है तो आप उनकी, अगर आपको उनकी इंपॉर्टेंस पता है ना, तो आप सब पता लगा लेते हो। ये कैसा है, क्या है, कैसी है, क्या है। समझ रहे हो तुमको समझ में आ गया इसकी बात कर रहा हूं मैं? ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं सर वाई सप्लाई। सर, सप्लाई का स्कोप इसीलिए इंपॉर्टेंट है जीएसटी के केस में, बिकॉज सप्लाई सेक्शन 7 में आता है और सेक्शन 7 हमको बताता है कि सर ये एक्टिविटीज, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स, इन सभी को मैं सप्लाई बोलूंगा। इनके अलावा कोई भी अगर एक्टिविटीज, ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स कुछ भी है, वो सप्लाई नहीं होंगे। मतलब सिंपल सी बात है सर, सेक्शन नंबर 7 इतना बड़ा सेक्शन दे दिया हमको, उसमें कहा गया कि इसमें जो जो चीजें हैं वो सप्लाई है, जो जो चीजें इसमें नहीं है या एक्सप्लिसिटली हटा दी है वो सप्लाई नहीं है। बहुत बेसिक, बहुत सिंपल, बहुत क्लियर सा पॉइंट है सर। समझ में आ गया हमको? बेसिक्स हमारे क्लियर हो गए। ओके सर, अब बात करते हैं व्हाट इज सप्लाई, समझते हैं। सर, सप्लाई की जब मैं बात करता हूं, ऐसा सेड सेक्शन नंबर 7 में हम इसकी बात करते हैं। सेक्शन नंबर 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। इसमें हमें 3 शेड्यूल्स के साथ में इस सेक्शन को पढ़ना होता है। ठीक है, 3 शेड्यूल्स है, एक सेक्शन है। सिंपल सा पॉइंट है सर। 7 का मतलब क्या हुआ सर? 7 का मतलब हुआ ध्वनि। ठीक है सर, ध्वनि कितने सर? थला कितना है? थला एक ही है सर। तो 7(1) ए का मतलब सर एक्टिविटीज। मतलब 7(1) ए के अंदर ऐसी कुछ एक्टिविटीज बताई गई है जो एक्टिविटीज मैं कहूंगा कि ये सप्लाई है। सिंपल सा पॉइंट। ऐसी कुछ एक्टिविटीज बताई गई है जो मैं एक्टिविटीज कहूंगा कि सप्लाई है। अगर वो इन एक्टिविटीज में नहीं आता तो वो सप्लाई नहीं कहूंगा मैं।
तो मैं उनको सप्लाई नहीं मानूंगा। तो 7(1) ने एक बेसिक डेफिनेशन दे दी कि ये एक्टिविटीज अगर है तो ये सप्लाई है। सर कौन सी एक्टिविटीज है समझते सर? सर सप्लाई इंक्लूड्स बेल्ट डीआरएस। अरे डीआरएस धोनी रिव्यू सिस्टम, जी सर। अगर धोनी रिव्यू सिस्टम नहीं लिया तो बेल्ट पड़ेगी। सप्लाई क्या बोलता है? धोनी रिव्यू सिस्टम नहीं लिया तो बेल्ट पड़ेगी। सर बेल्ट डीआरएस का मतलब क्या? बेल्ट का मतलब सर बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, ट्रांसफर, डिस्पोजल, रेंटल और सेल्स। सिंपल सा पॉइंट है सर। बेल्ट डीआरएस वापस से पढ़ लेते सर। क्या क्या है सर? बार्टर है, एक्सचेंज है, लीज है, लाइसेंस है, ट्रांसफर है, डिस्पोजल है, रेंटल है और सेल्स है। सिंपल सा पॉइंट, बेसिक सा पॉइंट। तो सर सप्लाई इंक्लूड्स ये सारी चीजें, प्लस इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन। मतलब पैसा मांगता भैया, पैसा, बिना पैसे के कुछ नहीं होता यहां पर। तो कंसिडरेशन होना चाहिए। यू कैन पे मी इन कैश और पे मी इन काइंड, ठीक है, वैसा वाला पॉइंट है यहां पर। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ऑब्वियसली सर इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो बेसिक डेफिनेशन ने 3 चीजों की बात करी। कहता है कि सुनो गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए, मतलब सप्लाई इंक्लूड्स ये वाला पूरा पॉइंट, प्लस सर कंसिडरेशन होना चाहिए, प्लस सर बिजनेस होना चाहिए। बेसिक में कोई तो समझ में आ जाता है सर। आगे बढ़ता हूं, चलिए सर वही पॉइंट है सर। सप्लाई इंक्लूड्स व्हाट? कंसिडरेशन भी होना चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए। डन। अगला पॉइंट सर 7(1) बेसिक एक्टिविटी हो गई 7(1). अब 7(1) का मतलब क्या? एडिशनल एक्टिविटी। एडिशनल एक्टिविटी सिंपल सा पॉइंट है सर। क्या बोलते हैं एडिशनल एक्टिविटी? सर अगर एक ट्रांजेक्शन होता है बिटवीन अ पर्सन, किसके बीच में सर? एक पर्सन के बीच में, जो कि इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। तो कौन होना चाहिए सर? क्लब चलेगा, एसोसिएशन चलेगा। क्लब चलेगा, एसोसिएशन चलेगा। और उसके मेंबर्स के बीच में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है किसी भी वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए, उसे मैं कहता हूं कि ये तो सप्लाई है सर। समझा नहीं क्या बोलना चाह रहे हो? अरे सिंपल सा पॉइंट है सर। देखिए मेरे पास में एक है सर क्लब, हैप्पी क्लब। क्या नाम है सर? हैप्पी क्लब। और सामने मेरे पास में है सर प्रेम और जेनी। प्रेम कौन सर? प्रेसिडेंट ऑफ हैप्पी क्लब। जेनी बोले तो मेंबर ऑफ हैप्पी क्लब। सर अजब प्रेम की गजब कहानी आपने देखी होगी तो आपको पता होगा क्या बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्या बोलता है सर कि अगर हैप्पी क्लब और प्रेम के बीच में कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन होता है, मतलब हैप्पी क्लब ने प्रेम से किया, प्रेम ने हैप्पी क्लब से किया, ठीक है, पूरा वाइस वर्सा वाला सीन। अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन हो रहा है विच इज फॉर अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन। सर वैल्यूएबल कंसिडरेशन मतलब पे मी इन कैश, पे मी इन काइंड, खत्म बात। ओके सर। तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा सर? इसको भी मैं 7(1) के हिसाब से सप्लाई बोल दूंगा। ओके कर लगा भाऊ। ओके बढ़िया। आगे सर तीसरा 7(1)(b). बी माने बिजनेस। समझो बेसिक डेफिनेशन जो थी 7(1)(a) वो क्या बोलती थी? गुड्स एंड सर्विसेज होने का मांगता है, कॉस्ट अपने कंसिडरेशन होने को मांगता है और बिजनेस होने को मांगता है। अब एक्सेप्शन आ गया सर 7(1)(b). 7(1)(b) माने बी माने बिजनेस। बी माने बिजनेस मतलब बिजनेस नहीं भी होएगा लेकिन ये वाली पर्टिकुलर एक्टिविटी होगी ना बाबू, तो इसको मान लेना कि सप्लाई है। अगर बिजनेस नहीं है लेकिन ये वाली एक्टिविटी तो मान लेना सप्लाई। सर क्या है सर एक्टिविटी? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फर्क नहीं पड़ता। अगर तूने बाहर से सर्विसेज इंपोर्ट करवाई, इंपोर्ट करवाई है बाबू, तो देख लियो तेरे पे क्या लग जाएगा? तेरे पे सप्लाई आ जाएगी, तेरे पे जीएसटी लग जाएगा, चाहे फिर वो तूने बिजनेस के लिए बुलवाई हो कि नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल सर क्या हुआ इसका एग्जांपल, मान लो कि भाई मुझे एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनवाना के लेना है, मुझे कस्टमाइज करवाना है कोई बाहर की कंपनी से। तो जब वो बाहर की कंपनी मुझे इंपोर्ट करेगी वो सर्विसेज, तो उस कंपनी के ऊपर लेवी हो जाएगा जीएसटी। सिंपल सा पॉइंट है। आगे बढ़ जाते हैं अपन लोग। ओके सर। सर गुड्स के केस में नहीं होगा? इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में अरे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, कस्टम ड्यूटी लगता है उसके ऊपर, ठीक है, वो अपन फाइनल में पढ़ेंगे। अभी 2 महीने में पास हो जाओ फिर फाइनल में पढ़ेंगे बढ़िया अपन, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं सर। अगर सप्लाई हो रही है विदाउट कंसिडरेशन, ओहो मतलब सर 7(1)(c) बात करता है ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस, ऐसे कुछ इवेंट्स के बारे में, ऐसे कुछ एक्टिविटीज के बारे में जहां पर बिना कंसिडरेशन के अगर गुड्स एंड सर्विसेज का बेल्ट डीआरएस हो रहा है, अगर गुड्स एंड सर्विसेज का बेल्ट डीआरएस हो रहा है बिना किसी कंसिडरेशन के हो रहा है और बिजनेस में हो रहा है, बिजनेस का लेन देन है लेकिन बिना कंसिडरेशन के है, तो भी मैं कहता हूं कि सर वो सप्लाई है। सर इसकी लिस्ट कहां दी गई है? सर इसकी लिस्ट दी गई है शेड्यूल 1 के अंदर, ठीक है। तो हम बोलेंगे कैसे क्या सर? सेक्शन नंबर 7(1)(c) रेड विथ शेड्यूल 1, ठीक है सर। एज आई सेड 3 शेड्यूल है, तो 3 में से हम पहला पढ़ने वाले अभी फटाफट से पढ़ लेते। तो मेरा पॉइंट क्या था सर? बहुत सिंपल सा था, सप्लाई अगर मैं कोई भी कर रहा हूं विदाउट एनी कंसिडरेशन तो वो इसमें आती है। ओके सर। सर क्या पॉइंट है पहला? सर कहता है अगर मैं परमानेंट डिस्पोजल कर रहा हूं बिजनेस एसेट्स का। व्हाट डज इट मीन? परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। मान लो ऐसा कोई बिजनेस एसेट मैंने लिया था, ठीक है, मैं जब कुछ
मान लो कि मैं कोई प्लांट बना रहा था, तो मैंने पीपी खरीद ली बहुत खतरनाक वाली, ठीक है, अच्छी खासी, और उसके ऊपर भाई मैंने 1 CR का ले लिया इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि मैंने खरीदी है, मैं उसको बिजनेस में यूज करने वाला हूँ, इट इज माई कैपिटल गुड्स, मैंने उसके ऊपर ली होगी आईटीसी। अब मैंने आईटीसी तो ले ली, उसके बाद मैंने पता क्या करा, आईटीसी ले ली, बेनिफिट ले लिया, उसके बाद में देखो, या तो मैं उसको पूरा यूज कर लेता, ठीक है, उसको पूरा यूज कर लेता, मैंने यूज नहीं करा, मैंने यूज करने के पहले ही बेचा भी नहीं, बेच भी देता तो भी मेरा आईटीसी रिवर्स हो जाती, या मेरा मुझे लाइबिलिटी बन जाती, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने दोनों भी नहीं करे, मैंने क्या करा सर, मैं उसको परमानेंटली ट्रांसफर करने लग गया, मैं उसको परमानेंटली ट्रांसफर करना चला गया। मैंने बोला कि मैं तो उसको ट्रांसफर ही कर दूंगा, मैं किसी और को दे दूंगा। अरे भाई, जब तू किसी और को देगा, तूने बेनिफिट लिया है लेकिन तूने बेनिफिट ट्रांसफर नहीं किया गवर्नमेंट को, तो हम क्या बोलेंगे, हमने इसीलिए इस एक्टिविटी को लेकर के आ गए कि देख यहां पर बिजनेस है, गुड्स है, कंसिडरेशन नहीं है, क्यों, बिकॉज परमानेंट ट्रांसफर है। फिर भी हम लोग तेरे से क्या लेंगे सर, फिर भी हम तो लोग तेरे पे जीएसटी इंपोज कर देंगे। क्यों करेंगे, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि हम चाहते हैं कि तू अपनी जो आईटीसी है उसको रिवर्स कर दे, हम चाहते हैं कि तू अपनी जो आईटीसी है उसको रिवर्स कर दे। तो ये वाला जो पॉइंट आया, ये क्यों आया, ताकि बंदा वो जो आईटीसी उसने क्लेम करी थी 1 करोड़ की पीपीई के ऊपर, उसको रिवर्स कर दे। इस चीज के लिए ये वाला पॉइंट लाया गया है, ठीक है। जनरली हम समझ नहीं पाते इस चीज को। ओके सर, मेरे को समझ में आ गया, आगे बढ़ो। सर सेकंड पॉइंट बोलता है, अगर सप्लाई हो रही है बिटवीन द रिलेटेड पर्सन एंड, मतलब सर अगर मैं अपने रिलेटेड पर्सन के साथ या मैं अपने डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ कोई भी सप्लाई करता हूं, क्या करता हूं, मैं कोई भी सप्लाई करता हूं, तो मैं उसको क्या कहता हूं सर, मैं उसको चाहे बिना कंसिडरेशन के करूं, मैं कंसिडरेशन की वैल्यू निकालूंगा। वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है निकालना, बट वो निकाली जाती है, ठीक है, फाइनल में आपको पढ़ने मिलेगी। मैं उस कंसिडरेशन की वैल्यू पर कंसिडरेशन बुक कर लूंगा, सप्लाई बुक कर लूंगा, और जीएसटी इस पे काटना पड़ेगा। सिंपल सा पॉइंट है सर। सर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है सर, व्हाट एंड व्हाट, सिंपल सा पॉइंट है, व्हाट इज रिलेटेड पर्सन, व्हाट इज डिस्टिंक्ट पर्सन। बाकी सुनो यार, तुम्हारे पास में पुनीत भैया टेंशन नहीं है, इधर आ जाओ। व्हाट इज अ रिलेटेड पर्सन सर, व्हाट इज अ रिलेटेड पर्सन, तो ये सारे लोग आपके लिए रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे, सिंपल सा पॉइंट है। ऐसे पर्सन जो कि आपके पर्सन्स आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द अनदर बिजनेस, आप एक दूसरे के बिजनेसेस के अगर डायरेक्टर्स हो, ऑफिसर्स हो, तो आप एक दूसरे के रिलेटेड हो, मतलब जो तेरा है वो मेरा है। दूसरा, पर्सन हु आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर, सिंपल सी पॉइंट है, पार्टनरशिप फर्म में हो, एलएलपी में हो, तो आप पार्टनर्स हो। आप अगर एक दूसरे के एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो, तो भी आप क्या हो, पर्सन्स हो, रिलेटेड पर्सन्स हो। ओके सर, अगला सर, एक थर्ड पर्सन अगर कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली 25% से ज्यादा वोटिंग शेयर इन बोथ ऑफ देम, मतलब सर पी अगर क्यू और आर में 25% से ज्यादा होल्ड कर रहा है, तो मैं पी को बोलूं तो क्यू और आर रिलेटेड बन जाएगा। सुनो, पी और क्यू तो है रिलेटेड, पी और आर तो है रिलेटेड, लेकिन क्यू और आर भी रिलेटेड बन जाएंगे। सिंपल सा पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट ये चीज बोलता है। अगला, वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली टू द अदर्स, मतलब पी क्यू को कंट्रोल कर रहा है, सिंपल सा पॉइंट है। अगर एक थर्ड पर्सन है जो कि कंट्रोल कर रहा है या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है दोनों को, मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप मैनेज कर रहे हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, सिंपल सा पॉइंट है, मतलब आपके उसमें परसेंटेज शेयर होल्डिंग नहीं है, लेकिन आपके उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लाने की, आपके डिसीजन मेकिंग में इंपैक्ट करने की अगर आपके पास में अथॉरिटी है, तो भी आप रिलेटेड पर्सन माने जाओगे। अगला पॉइंट, सच पर्सन टुगेदर, आप किसी और को थर्ड पर्सन को करते हो, मतलब क्यू और आर मिलकर पी को करते हैं, तो क्यू और आर भी रिलेटेड हो गए, क्योंकि पी और क्यू तो रिलेटेड थे ही, आर और पी तो रिलेटेड थे ही इस वाले पॉइंट के कारण, लेकिन अब क्यू और आर भी रिलेटेड हो गए, सिंपल सा पॉइंट है। अगला पॉइंट सर, अगर आप सेम फैमिली के मेंबर हो, अगर आप मेंबर हो सेम फैमिली के, अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सर, इसका मतलब क्या हो गया सर, उसके पहले अपन निचला समझ लेते हैं कि वन ऑफ देम इज अ सोल एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप एक दूसरे के सोल डिस्ट्रीब्यूटर हो, सोल एजेंट हो, तो आप भी आप रिलेटेड बन जाओगे, मतलब प्रिंसिपल एजेंट, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट। अब ये जो अपने लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, वो समझ लेते हैं कि व्हाट डज अ फैमिली मीन। व्हाट इज फैमिली सर, फैमिली आपके लिए फैमिली सिर्फ यही लोग हैं, अगर एक आपके स्पाउस है, बीवी है, आपके पति है, ठीक है, और आपके बच्चे, मतलब बीवी बच्चे, मई बाप नहीं, बीवी बच्चे अगर आपके लिए चाहे डिपेंडेंट हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, आपके रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे, आपके रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। अगर वो आपका स्पाउस और आपके बच्चे अगर आपसे डिपेंडेंट हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता, वो आपके रिलेटेड पर्सन है। लेकिन आपके माता पिता, आपके ग्रैंड माता पिता, आपका भाई, आपकी बहन, आपका भाई, आपकी बहन, आपके माता पिता, आपके बड़े माता पिता, मतलब ग्रैंड मदर फादर,
अगर आपके ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट है तो आपके रिलेटेड है, अगर डिपेंडेंट नहीं है तो रिलेटेड नहीं है। सिंपल सा पॉइंट है सर, समझने की कोशिश करना कि मेरे बीवी बच्चे मेरे लिए क्या है सर, डिपेंडेंट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे रिलेटेड है। लेकिन मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन मेरे रिलेटेड तब होगे जब वो मुझ पे डिपेंडेंट होगे। इफ दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मी, दे आर नॉट रिलेटेड टू मी, इस क्वेश्चन के हिसाब से। ओके सर, समझ में आ गया। इसको लेकर के एक बढ़िया सा क्वेश्चन भी है, अपन उसको भी समझने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में। ओके सर, अगला पॉइंट आता है क्या, व्हाट इज अ डिस्टिंक्ट पर्सन देन। सर डिस्टिंक्ट पर्सन को डिफाइन करा गया है सेक्शन नंबर 25 के अंदर। समझो आप, डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या हो गया कि अगर पुनीत भैया की एक फर्म है महाराष्ट्र में, एक फर्म है यूपी में, ठीक है, एक फर्म है महाराष्ट्र में, एक फर्म है यूपी में। अगर महाराष्ट्र वाली रजिस्टर्ड है, यूपी वाली रजिस्टर्ड है, तो ये दोनों सेम पैन के अंदर अगर रजिस्टर्ड है तो ये दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएगी। ठीक है, डन। पुनीत भैया की एक महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, यूपी में है लेकिन वो यूआरडी है, तो भी ये दोनों डीपी बन जाएगी, दैट इज डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएगी। तीसरा पॉइंट, पुनीत भैया की, अब सिर्फ महाराष्ट्र पढ़ लेते अपन लोग सर। महाराष्ट्र, एक महाराष्ट्र में है मान लो पुणे में, और एक महाराष्ट्र है मान लो मुंबई में। पुणे वाली रजिस्टर्ड है, महाराष्ट्र वाली रजिस्टर्ड है। मतलब मान लो यार एक बिजनेस कुछ और चलता था, एक कुछ और बिजनेस में था मैं, या एक ये ब्रांच से रजिस्टर कर ली मैंने अलग से, एक ये ब्रांच से अलग से रजिस्टर कर ली। अगर दोनों ब्रांचेस इन अ सेम स्टेट रजिस्टर्ड है, वो डिस्टिंक्ट पर्सन होगी। लेकिन अगर ये रजिस्टर्ड है और ये रजिस्टर्ड नहीं है अलग से, अगर ये अलग से रजिस्टर्ड नहीं है तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होगी, बिकॉज ये अनरजिस्टर्ड को इस रजिस्टर्ड का ही पार्ट मान लिया जाएगा। समझ आपको पॉइंट, इस अनरजिस्टर्ड को इस रजिस्टर्ड का ही पार्ट मान लेंगे। बहुत सिंपल सा पॉइंट है सर, समझता है आपको। इतना सा पॉइंट है कि अगर सिंपल सा पॉइंट है, अगर दो स्टेट है, दो स्टेट में चाहे रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक दूसरे की डिस्टिंक्ट बन जाएगी। लेकिन अगर सेम स्टेट है तो बोथ हैव टू बी रजिस्टर्ड टू बी अ डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर बोथ रजिस्टर्ड नहीं है, वह एक रजिस्टर्ड नहीं है दूसरी रजिस्टर्ड है, तो सर वो दोनों को एक ही मान लिया जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रिलेटेड नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं वो दोनों एक ही है। दे बोथ, मतलब वो एक ही है, बस उनके रूप अनेक है, वैसा वाला सीन है सर। ओके, आगे बढ़ जाते सर, इजी पॉइंट था। अगला सर, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है तो जनरली इट इज नॉट अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी। ठीक है, एम्प्लॉई जब कुछ काम करते हैं सर एक दूसरे के साथ में, वो जनरली जीएसटी रजिस्टर्ड काम नहीं होता है, बिकॉज उनका जो अग्रीमेंट होता है वो जीएसटी बेस्ड नहीं, वो पेरोल बेस्ड, सैलरी बेस्ड होता है। दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, जो कि जीएसटी में परव्यू में ही नहीं है। हाँ, लेकिन हमने डीटी में जो चीज पढ़ रखी है उसको याद करो। अगर हमको कोई भी गिफ्ट मिलता है हमारे एम्प्लॉयर से जो 50,000 से ज्यादा का है इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो भैया उस केस में क्या हो जाएगा सर, वो सप्लाई मानी जाएगी। मतलब 50,000 से कम का रहा तो इट इज नॉट अ सप्लाई, वरना इट इज अ सप्लाई। सिंपल सा पॉइंट है सर। द होल गिफ्ट, या फिर सिर्फ 50,000 के ऊपर का अमाउंट, मतलब 60,000 दिया तो 10,000 की पूरा 60, नहीं सर पे पूरा 60, 40 दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 60 दिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके सर, आगे बढ़ जाते हैं सर। प्रिंसिपल, ओके अपन ये उसके पहले ये वाला क्वेश्चन अपन कर लेते फटाफट से, राइट। तो अपन आंसर देख लेते क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो क्या बोलता है सुनो। सुलेखा जो है भाई, उसकी फैक्ट्री है दिल्ली के अंदर और उसका डेपो है मुंबई के अंदर। ठीक है, सुलेखा है उसका दिल्ली में है और एक मुंबई में है। ठीक है, अपने को मालूम पड़ेगा बोथ दिस एस्टेब्लिशमेंट्स आर रजिस्टर्ड अंडर द रिस्पेक्टिव स्टेट, दोनों भी अलग अलग स्टेट्स में रजिस्टर्ड है। फिनिश गुड्स जो है भाई वो दिल्ली फैक्ट्री से मुंबई डेपोट पे जा रहे थे विदाउट कंसिडरेशन। क्या बोल सकता हूं मैं इसको कि ये क्या है सर, ये सप्लाई है, दिस इज अ सप्लाई। क्यों सप्लाई है सर, अभी जो अपने शेड्यूल 1 पढ़ा उसके हिसाब से दिस इज सप्लाई, बिकॉज दिल्ली आ गया एक मुंबई आ गया सर, इसलिए दिस इज अ सप्लाई। ठीक है सर, ओके। वो पूछ रहा है, वही पूछ रहा है ना, तो सप्लाई होगी कि नहीं होगी, अपन वही आंसर दे रहे हैं। अगला, रमन आर्किटेक्ट है सर मुंबई में, सॉरी चेन्नई में। उसका भाई हु इज अ वेल सेटल्ड इन लंदन, वो एक वेल नोन लॉयर है, और रमन ने कुछ लीगल एडवाइसेस लिए फ्री फॉर हिज फैमिली डिस्प्यूट। अब सर इसमें 2 पॉइंट आते हैं, इसमें से हम जनरली क्या करते हैं ना, हम बोलते हैं कि हाँ यार पहला पॉइंट आता है सर वेल सेटल्ड वाला। ठीक है, देखो इसमें क्या बताते हैं अपन समझते हैं उसको। पहला आता है सर डिपेंडेंसी। सर डिपेंडेंसी की अगर मैं बात करूं, डिपेंडेंसी तो सर यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं है, बिकॉज द ब्रदर इज वेल सेटल्ड। ऑल्सो यहां पर जो दूसरा पॉइंट आता है सर, वो पॉइंट आता है सर फैमिली डिस्प्यूट। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाला,
इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कोर्स फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो इसीलिए ये सप्लाई नहीं है, ये सप्लाई नहीं है। बिकॉज अगर मैं बात करता हूं 7(1)(c की, तो उस केस में सर कंसिडरेशन नहीं हो चलेगा, लेकिन बिजनेस तो होना मांगता है ना। समझा अगला पॉइंट? सर क्या आपका डिफरेंस, अगर क्या आपका आंसर अलग होता है इस वाले केस के लिए, अगर रमन ने जो एडवाइसेस ली होती वो अपने चेन्नई, अरे यहां तो बिजनेस आ गया भाई, चेन्नई के बिजनेस यूनिट के लिए बोल रहे हैं, यहां तो बिजनेस आ गया, लेकिन सर स्टिल वही तो पॉइंट है ना, स्टिल डिपेंडेंसी अभी भी नहीं है ना। क्यों? वेल सेटल्ड है भैया, लंदन में वेल सेटल्ड है भाई अपना, तो इसी कारण से यहां पर वो क्या हो जाएगा सर, ये वाला भी केस सप्लाई में नहीं आएगा, तो सिर्फ ये एक केस होगा जो सप्लाई में आ जाएगा, बाकी दोनों भी केसेस नहीं आएंगे। ओके सर, समझ में आ गया अपने को, ये वाला आंसर भी अपन ने फटाफट अच्छे तरीके से कर लिया। ओके सर, अगला पॉइंट अपन पढ़ते हैं सर, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप को लेकर के। सर क्या बोलता है एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप को लेकर के, वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने उसके लिए भी एक बढ़िया सा चार्ट यहां पर आपको दिया हुआ है, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। ओके समझो सर, इफ देयर इज एन एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप तो क्या करना पड़ता है, हम देखते हैं कि सर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजेंट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, किसके कॉन्टेक्स्ट में, एजेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो अगर सप्लाई हुई है प्रिंसिपल टू एजेंट, मतलब अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ दिया एंड देन एजेंट ने कस्टमर को कुछ दिया, तो जब एजेंट ने कस्टमर को कुछ दिया उस समय क्या जो इनवॉइस गई है इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल गई है, इफ इट इज, अगर गई है तो नॉर्मल केस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शेड्यूल 3 में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो इनवॉइस इश्यू हुई है वो इन द नेम ऑफ एजेंट हुई है, मतलब एजेंट ने अपने नाम की इनवॉइस भेजी है, ठीक है, अपने नाम की इनवॉइस भेजी है, तो उस केस में क्या हो जाएगा सर, आप समझो एजेंट ने पूरा रेवेन्यू बुक कर लिया अपने पास में, लेकिन उसने इस वाले ट्रांजेक्शन को तो फ्री में ले लिया है ना, यहां से जो सप्लाई हुई ये फ्री में हुई, लेकिन ये जो उसने सप्लाई करी ये खुद के नाम पे कर ली, तो वो बोलता है भैया सुनो, इस सप्लाई को भी हम डीम्ड मान लेंगे, हम डीम्ड टू बी सप्लाई मान लेंगे, इस सप्लाई को भी हम डीम्ड टू बी सप्लाई मान लेंगे। सिंपल सा पॉइंट है सर, आपको समझता है क्या बढ़िया तरीके से? राइट, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड भाई, जस्ट अ सेकेंड, चार्जिंग लगा लेते हैं लैपटॉप की। राइट, लेट अस रिस्टार्ट वेयर वी एंडेड। ठीक है, जहां पर हमने खत्म करा था वहीं पर हम वापस चालू करते हैं। भाई क्या पॉइंट था, सिंपल सा पॉइंट अपने को समझ में आ गया। अगर इसने खुद के नाम पे इशू करी होगी इनवॉइस, तो उस केस में दिस विल बी अ डीम्ड सप्लाई, भले सप्लाई नहीं थी लेकिन विदाउट कंसिडरेशन भी वो डीम्ड सप्लाई मान ली जाएगी शेड्यूल 1 के हिसाब से। ओके सर, अब बात आता है सर इन द केस ऑफ अ डेल कैडरे एजेंट। सर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आराम से समझने की कोशिश करेंगे, बाकी अपन थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है सर, क्या पॉइंट बोलते हैं सर? मान लो डेल कैडरे बोलता है, पहले अपन समझ लेते हैं कि मान लो हुआ क्या, प्रिंसिपल को कस्टमर पे भरोसा नहीं था, तो एजेंट ने बोला एक काम करो ना, आपको भरोसा नहीं है ना, मुझे इस पे बहुत भरोसा है, मैं इस बंदे की गारंटी लेता हूं, मैं इस बंदे की गारंटी लेता हूं। तो उस केस में क्या होता है सर, उस केस में मान लो कस्टमर ने पे नहीं करा, तो एजेंट क्या करता है, एजेंट पहले पे करता है कस्टमर को कि तू एक काम कर भाई, तू ये पैसा ले और तू ये पैसा देकर के आ प्रिंसिपल को। समझा? यहां पर इफ यू सी, यहां पर इफ यू सी, यहां पर इफ यू सी अच्छे से, तो यही होता है। सुनो मेरी बात, यहां पर वही चीज हुई है। देखो केस क्या था, प्रिंसिपल को भरोसा नहीं था जेठिया पर, जेठिया पे भरोसा नहीं है प्रिंसिपल को, तो उसने क्या बोला, उसने बोला भैया मैं नहीं दूंगा। एजेंट ने बोला सुन ना, मैं दे रहा हूं ना उसके बदले में, तुम करो ना ट्रांजेक्शन 10 लाख रुपए का। तो ठीक है करा, तो हुआ क्या भाई, जेठिया दे नहीं पा रहा था, ए ने बोला कि मैं तेरे को लोन भी दे रहा हूं प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। देखो सिंपल सी बात है, मैं तेरे को लोन की तरह दे रहा हूं ये पैसा, मैं तेरे को ये जो पैसा दे रहा हूं ना, ये वाला जो तेरे को पैसा दे रहा हूं, ये वाला वो मैं तेरे को ऐसा लोन दे रहा हूं, मैं इससे तेरे पे रिपेमेंट चार्ज करूंगा बाबू, तेरे से इस पे इंटरेस्ट भी चार्ज करूं, ठीक है, प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप अगर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, उस केस में क्या हुआ सर, इसने प्रिंसिपल ने जेठिया को दे दिया उतने का सामान बेच दिया, भाई ने उसको लोन दे दिया और फिर जेठिया ने इसको रिपे कर दिया होगा प्रिंसिपल को। राइट, ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ होगा। हमको जो मेन बात करनी है सर, हमको इस वाले केस में बात करनी है। अब इस वाले केस में क्या पॉइंट बोलता है वो, कि अगर, ठीक है, अब अपन केस समझने की बात करते हैं। अगर इस वाले केस में भी अब डेल कैडरे समझ में आ गया,
अब डल कैटर में इंक्लूड कर दो आप किसको, ऊपर वाले पॉइंट को। अगर मान लो कि एजेंट ने इस केस में भी खुद की इनवॉइस इश्यू नहीं करी होती, ठीक है, खुद की इनवॉइस नहीं है मान लो, तो क्या होगा, जो एजेंट होगा वो जेठिया से कितना पैसा चार्ज करेगा, सिर्फ 1 लाख रुपए इंटरेस्ट का चार्ज करेगा, 1 लाख रुपया इंटरेस्ट का ही चार्ज करेगा बस। तो इस कारण से ये जो 1 लाख रुपए होगा, क्योंकि ये नॉर्मल इंटरेस्ट है और नॉर्मल इंटरेस्ट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, इसी कारण से इसके ऊपर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं बनेगी, इसी कारण से इसमें कोई टैक्सेबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन अगर भैया हमारे जो क्या नाम था भाई साहब, एजेंट साहब थे, इन्होंने अगर खुद के नाम की इनवॉइस दे दी, किसको, अगर खुद के नाम की इनवॉइस दे दी जेठिया को, तो क्या होगा सर, खुद के नाम की इनवॉइस दी मतलब हमने 10 लाख की भी इनवॉइस दी, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट की भी अलग से इनवॉइस दी, हमने 11 लाख की इनवॉइस दी है। तो जब कभी भी ऐसा सिनेरियो आएगा तो कहता है कि अगर जो एजेंट है वो कवर होगा अंडर द शेड्यूल 1, वॉटेवर इंटरेस्ट जो भी चार्ज हुआ होगा सर विल फॉर्म द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब ये जो पैसा होगा सर 10 लाख के अंदर ये 1 लाख भी ऐड हो जाएगा, बिकॉज नाउ इट इज अ पेमेंट ऑन अ डिलेड, इट इज अ इंटरेस्ट ऑन अ डिलेड पेमेंट की तरह हम उसको डील कर लेंगे, एंड दैट इंटरेस्ट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ द मेन सप्लाई। बट अगर मैं नेचुरली उससे लोन के अगेंस्ट में इंटरेस्ट लेता हूं तो दैट इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी, मतलब उसको एग्जम्पशन देके रखी हुई है, सिंपल सा पॉइंट है। इसीलिए डेल क्रेडिटर एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सिंपल सा पॉइंट है, अगर डेल क्रेडिटर एजेंट है और इनवॉइस एजेंट के नाम पर है तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगी, अगर एजेंट के नाम पर नहीं है तो ये नॉर्मल क्या हो जाएगी सर, नॉर्मल एक सप्लाई मानी जाएगी और उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, वो इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। ओके सर, सिंपल सा पॉइंट है, आगे बढ़ जाते हैं अपन लोग। यस सर, लास्ट पॉइंट ऑफ द कम्स हियर। हाँ, इसमें एक और एक पॉइंट ये भी है सर, अगर वही देखो ये उसका ही एक्सटेंशन है, क्या भाई, सप्लायर है, सप्लायर ने अगर एजेंट को दिया कुछ गुड्स, देन गुड्स अगर प्रिंसिपल को दिए गए, लेकिन ये जो सप्लायर ने जो इनवॉइस बनाई इसमें अगर रिसीवर का नाम एजेंट का नाम था, तो उस केस में यहां पर जब एजेंट बेचेगा प्रिंसिपल को तो इसे मैं डीम्ड सप्लाई मान लूंगा, इसे मैं क्या मान लूंगा सर, डीम्ड सप्लाई मान लूंगा। सिंपल सा पॉइंट है, इजी सा पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं सर। अगला पॉइंट सर, चौथा पॉइंट बोलता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। सर ये तो पढ़ा हुआ है मैंने सर, कहाँ में पढ़ा था सर, 7(1)(b) में पढ़ा हुआ लग रहा है सर, लेकिन भाई ये 7(1)(b) नहीं है, ये है 7(1)(c), ये अलग है। क्या अलग है सर, ये पढ़ते अपन लोग, सुनो। अगर मान लो कि भाई साहब अगर ये जो पर्सन आउट ऑफ इंडिया है इसने कोई भी सर्विसेज सप्लाई करी है प्रिंसिपल पर्सन इन इंडिया को, सर ये तो सुना सा लग रहा है, नहीं फर्क है। अगर ये पर्सन ने कुछ भी दिया हुआ है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, लेकिन इस पर्सन ने जो दिया हुआ है दिस पर्सन इज अ रिलेटेड पर्सन जो हमने पढ़ी डेफिनेशन उसके हिसाब से, तो उस केस में क्या हो जाएगा सर, भले ही वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दिया हो, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर 7(1)(c) के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी, 7(1)(c) के हिसाब से सप्लाई। सर समझा नहीं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया सर, आराम से समझेंगे यहाँ पर, सुनो ये समझेंगे भी, इस पे क्वेश्चन भी कर लेंगे फटाफट से, अभी के अभी पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, टेंशन ही नहीं अपने को। सुनो मेरी बात, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अपन कर रहे थे सर। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में क्या क्या बात करी मैंने, पहली चीज, अगर तो वो विद कंसिडरेशन है, इफ इट इज विद कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन है तो फर्क नहीं पड़ता कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या नहीं। क्यों, अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी रहा और कंसिडरेशन भी रहा तो सर ये तो बेसिक केस हो गया मेरा, ये तो मेरा बेसिक केस हो गया ना, सप्लाई भी हो गई, कंसिडरेशन भी हो गया, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी हो गया, ये तो बेसिक केस हो गया। लेकिन सेकंड वाला पॉइंट सर, सर्विसेज थी, सप्लाई थी, इन कंसिडरेशन थी, लेकिन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं था, जब बिजनेस गायब तो 7(1)(b) अपने को मालूम है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज 7(1)(b) बिजनेस गायब, ठीक है सर, समझ में आ गया हमको पॉइंट। तीसरा पॉइंट सर, इफ सर्विसेज आर इंपोर्टेड विदाउट एनी कंसिडरेशन, और यहां पर अब दो चीजें सर, अगर वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस रहा, प्लस बहुत जरूरी है यहां पे प्लस, अगर वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस रहा और वो किसी डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन से लिया हुआ है तो सर उस पर 7(1)(c) लग जाएगा, दैट इज शेड्यूल 1 लग जाएगा। लेकिन अगर वो विदाउट कंसिडरेशन रहा और कोई भी और केस रहा, सर कोई भी और केस में क्या क्या हो सकती है सर, सिंपल सा पॉइंट है सर, नॉर्मली बिजनेस वाला केस है, नॉर्मल बिजनेस जिसमें कोई रिलेटेड पर्सन नहीं है तो नहीं आएगा। सर बिजनेस वाला केस नहीं है लेकिन रिलेटेड पर्सन है तो भी नहीं आएगा, तो रिलेटेड पर्सन अकेले हो तो भी नहीं आएगा, बिजनेस अकेले हो तो भी नहीं आएगा, दिस
टू विल हैव टू कम टुगेदर, मतलब विदाउट कंसिडरेशन को कंपनसेट करने के लिए इन दोनों को साथ में आना पड़ेगा। रिलेटेड पर्सन के साथ में आपने सर्विसेज ली और वो रिलेटेड पर्सन से जो आपने सर्विसेज ली, इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सिंपल सा पॉइंट है सर। अब समझ लेते हैं इसको लेकर के क्वेश्चन बढ़िया सा, ठीक है। एज ए सेड अपन क्वेश्चन करते जाएंगे साथ साथ में, ताकि आपका दिमाग में प्रेशर ना बने कोई भी चीज का, फटाफट से कर लेते हैं। सर एग्जामिन करो वेदर जो एक्टिविटीज है इनपुट ऑफ ये जो है ये सेक्शन 7 के हिसाब से है कि नहीं सप्लाई। क्या बोलता है सर? मिस कृनिशी कौशिक जो है भाई वो इंटीरियर डिजाइनर है अपने रेसिडेंस के लिए, अपने फॉर डेकोरेशन सर्विसेज लिए फॉर हर रेसिडेंस। काय के लिए लिए सर? रेसिडेंसेस के लिए ली हुई है, मुंबई में रहती है। किससे लिए? मिस्टर रैचल से लिए, सिडनी के। सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हो गया, बाहर का कोई इंसान है और यहां पर कोई भी आपको बताया गया क्या कि इन दोनों के जो रिलेशन है? नहीं। तो मैं बोलता हूं कि सर ये सप्लाई है क्या? हाँ सप्लाई तो है। कौन से वाले में सर? विदाउट बिजनेस वाले में, 7(1)(b) वाले में। क्यों सर? बिकॉज रेसिडेंशियल बिजनेस है, मतलब बिजनेस नहीं है, रेसिडेंस के लिए, तो 7(1)(b) आ जाएगा। अगला केस सर, मिस श्रीनिका कौशिक इंटीरियर डेकोरेटर है, सर्विसेज उन्होंने लिए इंटीरियर डेकोरेशन की फ्रॉम फॉर हर रेसिडेंस, खुद के घर के लिए लिए। अभी भी लोकेटेड इन ये मुंबई फ्रॉम हर ब्रदर, अपने भाई से लिए, अपने भाई से लिए। मिस्टर वरुण रिसाइडिंग इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जो कि पूरा पूरा डिपेंडेंट है ऑन फुल होली डिपेंडेंट। मतलब मैं बोलता हूं कि यहाँ पे भाई बहन हो गए सर, ये तो भाई बहन हो गए, ठीक है सर, भाई बहन हो गए ये, बिकॉज होली डिपेंडेंट हो गया। फर्दर मिस इसने कोई भी उसको एक भी रुपए का कंसिडरेशन पे आउट नहीं करा, तो क्या यहां पर रिलेशन आएगा? तो समझो मैं क्या बोल रहा हूं आपको। मिस श्रीनिका है, उसने कोई भी डेकोरेशन सर्विसेज ली हुई है फॉर हर रेसिडेंस लोकेटेड इतना ये फ्रॉम हर ब्रदर, ठीक है। तो बताओ कि भैया आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल सी बात है सर। क्या भाई बहन है? क्या रिलेटेड पर्सन है? यस। क्या कंसिडरेशन नहीं है? यस, कोई कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन क्या बिजनेस है? नो सर। तो इस कारण से ये वाला केस सप्लाई ही नहीं है। दिस इज नॉट सप्लाई, दिस इज नॉट सप्लाई सर। लेकिन केस नंबर 3 पढ़ता हूं अगर मैं, कहता है मेरे को कि सर क्या आपका आंसर बदलता? कैसे क्या बदलता सर? अगर मैं कहता कि जो मिस श्रीनिका है उसको जो इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज मिल रही है अपने भाई से मिल रही है, वो बिजनेस के लिए मिल रही है, ना कि रेसिडेंस के लिए। हाँ सर, अगर बिजनेस के लिए मिल रही है, रेसिडेंस के लिए नहीं मिल रही है, तो सर आरपी भी मेरा टिक हो गया, मेरा कंसिडरेशन नहीं है ये भी टिक हो गया, और मेरा बिजनेस है ये भी टिक हो गया। समझ में आया? देन दिस इज अ सप्लाई। समझना चाहिए क्या आपको? तो पहला वाला केस और तीसरा वाला केस इज अ सप्लाई, बाकी कोई सप्लाई नहीं है। अपने को ये भी समझ गया। अब सर हम समझ गए क्या क्या पॉइंट समझ गए सर? हमने 7(1)(a) समझ लिया, 7(1)(AA) समझ लिया, 7(1)(b) समझ लिया, 7(1)(c) समझ लिया। अब बात करते हैं सर सेक्शन 7(1)(a), सेक्शन 7(1)(a) मतलब 1A साथ में है इसके अंदर, ये ध्यान रखना, ऐसा है वो, ठीक है। मतलब सेक्शन 7(1)(a) ऐसा वाला है वो, ठीक है, तो ध्यान रखना। जो कि शेड्यूल 2 के साथ में पढ़ते हैं। आप कोट नहीं भी करोगे सेक्शन, अगर आपको ध्यान नहीं रहता है, लेकिन अगर आप शेड्यूल 2 भी कोट कर दोगे, इट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, ओके। अब क्योंकि देखो गलत कोट करके आओगे, उससे बेटर है कि कोट मत करो। शेड्यूल 2 इजी है समझना। शेड्यूल 2 में बोलता क्या सर? देखो क्या हुआ ना, कई जगहों पर कंफ्यूजन था कि किसी चीज को सर्विस मानू कि गुड्स मानू, तो यहां पर क्लैरिफिकेशन दिए गए जिसको अपन फटाफट थोड़ा आगे स्पीड से निपटाएगा। देखो क्या बोल रहा है सर, अगर कोई भी मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, अगर कोई भी मैं क्या करता हूं सर, इफ आई एम डूइंग एनी काइंड ऑफ अ ट्रांसफर, अगर मैं कोई भी ट्रांसफर करता हूं, इफ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ गुड्स टाइटल इन गुड्स, तो सर इट इज गुड्स। मतलब अगर मैं किसी को टाइटल दे रहा हूं गुड्स का, मतलब भाई प्रॉपर्टी के कागजात दे दिए आपको, प्रॉपर्टी के कागजात दे दिए, ये ले लो स्टैंडर्ड मार के, ठीक है, तो सर ये हो गया गुड्स में ट्रांसफर। प्रॉपर्टी के कागजात वाला नहीं आएगा कि समझा तुमको, है ना, इट वाज अ ट्रिक क्वेश्चन। प्रॉपर्टी के कागजात वाला नहीं आएगा बिकॉज उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लगती है, जो कि जीएसटी के परव्यू में नहीं आता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, आपको मैंने किसी और चीज के, बाइक के कागजात दे दिए, कार के कागजात दे दिए, तो दैट टाइटल इन गुड्स, अगर मैंने आपको टाइटल बेच दिया तो दैट विल कम फॉर्म पार्ट ऑफ अ ट्रांसफर टाइटल इन गुड्स, दैट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। 100 लग जाएगा उसके ऊपर, पहला पॉइंट। दूसरा सर, अगर मैंने टाइटल इन गुड्स दे तो रहा हूं किसी एक अग्रीमेंट में, जो कि मैं फ्यूचर डेट पे देने वाला हूं, मतलब हायर परचेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लग जाएगा जीएसटी, लग जाएगा इस पे भी गुड्स वाला केस, ठीक है सर। लेकिन तीसरा वाला केस है, अगर मैं आपको राइट टू यूज दे रहा हूं, अगर मैं आपको राइट टू यूज दे रहा हूं लेकिन मैं आपको ट्रांसफर नहीं कर रहा टाइटल, तो सर उस केस में इट इज अ ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज, नॉट अ ट्रांसफर ऑफ टाइटल। दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स। सिंपल सा पॉइंट है सर। लैंड एंड बिल्डिंग, देखो लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर अगर आप कोई भी चीज का कुछ लीज करवा रहे हो, टेनेंसी करवा रहे हो, ईजमेंट करवा रहे हो, या कुछ भी चीज के लाइसेंसेस दे रहे हो सर, इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ अ सर्विसेज, नॉट
द गुड्स। सिंपल सा पॉइंट है। तो हम लैंड और बिल्डिंग को कभी भी गुड्स के हिसाब से कंसिडर नहीं करते, एक्सेप्ट फॉर सम केसेस, वो अपन नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग कभी भी गुड्स के हिसाब से कंसिडर नहीं होती है, वो कंसिडर होती है एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है सर, तो यही बोलता है वो लैंड एंड बिल्डिंग में। लीज टेनेंसी अगर इजमेंट कुछ भी हो रहा है सर लैंड में, तो वो सर्विसेज मानी जाएगी। वैसे ही बिल्डिंग में अगर मैं कोई लीज आउट कर रहा हूँ, लेटिंग आउट कर रहा हूँ, तो वो भी क्या हो जाएगा सर, वो भी सर्विसेज ही मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर किसी और के गुड्स पे क्या कर रहा हूँ सर, ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ सर, सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। मतलब किसी और ने मुझे कुछ गुड्स ला करके दिया, मैंने सिर्फ उसके अंदर चेंजेस करे और आगे बढ़ा दिया। इट इज अ जॉब वर्क सर, जॉब वर्क इज अ सर्विस। वो गुड्स मेरे नहीं है, मेरे पास वो आए, मैंने उस पर काम करा, आगे गया। इट इज अ सर्विस, इट इज अ सर्विस। ओके सर, अगला पॉइंट सर, ट्रांसफर अगर मैं कर रहा हूं किसी को भी बिजनेस एसेट्स, क्या ट्रांसफर कर रहा हूं सर, बिजनेस एसेट्स अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तो उस केस में 3-4 पॉइंट आते हैं। समझो, मान लो कि मैं अपना बिजनेस बेचना चाह रहा हूं, मैंने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन तोड़वा लिया। उस केस में सॉरी, ये वाला तो तीसरा वाला केस हो गया। ठीक है, पहले मैं ये वाला केस बता देता हूं आपको, है ना। मान लो कि मैं क्या कर रहा हूं सर, मैं बिजनेस नहीं करना चाहता हूं, मैं सीज करना चाहता हूं टैक्सेबल पर्सन बनना। मतलब भाई साहब मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा लिया है। द मोमेंट द डे आई कैंसिल माई रजिस्ट्रेशन, उस दिन पर जितना भी स्टॉक पड़ा होगा मेरे यहां पर, वो सारा भी मान लिया जाएगा कि भाई साहब इट इज डीम्ड टू बी सप्लाइड। क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, और उस पूरे सप्लाई को मैं सप्लाई ऑफ गुड्स मान लूंगा। उस पूरे सप्लाई को मैं सप्लाई ऑफ गुड्स मान लूंगा। मेरे को उन सबके ऊपर आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। सिंपल सा पॉइंट है। ओके सर, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है सर कि अगर उसने ये बिजनेस को एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर कर दिया सोडी को, मान लो कि सर जेठिया का बिजनेस है, जेठालाल गड़ा का, ठीक है, विच इज गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स की हालत बहुत खराब है। उस केस में क्या हुआ सर, उसने अगर अपना पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर दिया है सोडी को, तो वो पूरा का पूरा जो बिजनेस ट्रांसफर हुआ है, वो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन क्या माना जाएगा सर, कि यहां पर क्या हो चुका है, यहां पर बहुत सिंपल सा पॉइंट है सर, गोइंग कंसर्न की तरह वो बिजनेस गया है, बिजनेस खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है वो टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबल पर्सन होना वो सीज नहीं हुआ है, डीम टू बी सप्लाई नहीं माना जाएगा, और हम उसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे। दूसरा एक्सेप्शन क्या है सर इसमें, अगर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने वो बिजनेस ले लिया, तो मतलब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन, टप्पू। टप्पू ने अगर वो बिजनेस ले लिया है भाई, अगर वो बिजनेस टप्पू ने चलाना शुरू कर दिया है, तो क्या हो जाएगा सर, तो भी हम उसको डीम टू बी टैक्सेबल पर्सन सीज करना नहीं छोड़ेंगे। मतलब ही दैट न्यू पर्सनल विल बी अ डीम टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। समझा, वो टैक्सेबल पर्सन जेठिया हट गया, लेकिन दूसरा जो टैक्सेबल पर्सन आया ना, हम बोलेंगे कि सिर्फ टैक्सेबल पर्सन चेंज हुआ है, बिजनेस नहीं खत्म हुआ है। सिंपल सा पॉइंट है। पहला पॉइंट अपने को समझ में आ गया इसका। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है सर, अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं परमानेंटली किसी भी गुड्स को, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ बिजनेस एसेट, ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ बाय द डायरेक्शंस ऑफ द कैरिंग, वही अपना जो ऊपर पड़ा था ना, उसको मैं क्या मानूंगा सर, मैं उसको गुड्स मानूंगा। मतलब अगर मैं कोई भी परमानेंट ट्रांसफर कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं कि अब से मेरे एसेट्स में नहीं दिखेगा ये चीज, उस चीज को मैं क्या मानूंगा सर, उसको मैं परमानेंट डिस्पोजल मानूंगा, परमानेंट ट्रांसफर मारूंगा, और इट इज अ परमानेंट ट्रांसफर ऑफ गुड्स। सर ये पॉइंट क्यों आया, अगले पॉइंट के कारण। अगर वो जो मैंने ट्रांसफर करा हुआ है सर, वो अगर मैंने किसी प्राइवेट यूज के लिए दे दिया, टू एनी पर्सन दे दिया अदर देन बिजनेस दे दिया, ठीक है, ऑन द डायरेक्शंस ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेसेस दे दिया, तो उस केस में सर उसको मैं सर्विसेज मान लूंगा। सर ये समझा नहीं, इजीली आराम से बताओ, समझो। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ बिजनेस आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ बाय द डायरेक्शन और अंडर द डायरेक्शन, मतलब भैया अब वो आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो क्या हो जाएगा सर, वो गुड्स मान लिया जाएगा और हम उस पर आईटीसी वापस रिवर्स कर देंगे। पहला पॉइंट। दूसरा, ऐसे अगर गुड्स है जो कि मेरे बिजनेस में पड़े हुए थे, उसको मैंने प्राइवेट यूज के लिए दे दिया, मतलब मेरा ड्राइवर था, मैंने उसको चलाने को दे दी गाड़ी, ठीक है, तू रख ले भाई, वैसा वाला, पुट टू प्राइवेट यूज, ठीक है, मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज फॉर एनी पर्पस अदर देन द बिजनेस, मतलब बिजनेस पर्पस को छोड़ करके किसी और पर्पस में अभी भी काम में आ रहा है, डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है सर, हमारे बिजनेस का पार्ट है, लेकिन उसका काम कुछ और चेंज हो चुका है, तो उसको मैं मान लूंगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इट विल बी कैरिड आउट एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मेन बिजनेस का पार्ट नहीं बन रहा है वो, लेकिन मैं उसको बोलूंगा भाई तूने सप्लाई कर दिया है, तूने सप्लाई एज अ सर्विस कर दिया है उसको, तूने सप्लाई एज अ गुड्स नहीं करा है उसको। ओके सर, समझ में आ गया सर, मतलब काइंड ऑफ उसको रेंटल बेसिस पे दे रहा है अभी चलाने के लिए, वैसा वाला मान लो, ठीक है सर। अगला पॉइंट आता है सर रेंटल ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको अभी अपन होल्ड पे रहने देंगे, बिकॉज इसको लेकर के नीचे एक समराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में शेड्यूल 3 आएगा, तब अपन पूरा उसको समराइज करेंगे बढ़िया तरीके से। ओके सर। अगला सर, अगर मैं किसी को भी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे सर, टेम्पररी ट्रांसफर अगर मैं दे रहा हूं सर, और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब अगर मैं किसी को भी यूज करने दे रहा हूं आईपीआर,
अपना आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है मेरे पास में कोई, उसको अगर मैं किसी और को यूज करने देता हूं तो उस केस में मैं बोलूंगा सर इट इज अ सप्लाई ऑफ अ सर्विस, नॉट अ सप्लाई ऑफ अ सर्विस, नॉट अ सप्लाई ऑफ अ गुड्स। सिंपल सा पॉइंट है। दूसरा, क्योंकि मैंने ट्रांसफर क्या करा हुआ है सर, टेम्पररी ट्रांसफर, सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी यूज के लिए दिया हुआ है। अगला, अगर मैं किसी भी आईटी सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्राम, कस्टमाइज, एडॉप्शन, अपग्रेडेशन, एनहेंसमेंट करता हूं किसी भी आईटी सॉफ्टवेयर का, दैट सॉफ्टवेयर इज एन इंटेंजिबल असेट बट दिस होल डेवलपमेंट प्रोसीजर विल काउंट एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, ओके सर। अगला, अगर मैं अग्री कर रहा हूं किसी से कि सर मैं कोई एक्ट, पर्टिकुलर एक्ट नहीं करूंगा, या मैं कोई एक पर्टिकुलर एक्ट को टॉलरेट करूंगा, या मैं कोई एक पर्टिकुलर एक्ट को करूंगा, तो मैं बोलूंगा कि सर इट इज अ एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। सर मतलब क्या हुआ, सिंपल सा पॉइंट है। देखो, अगर मान लो कि दो लोग है भाई, ठीक है, मान लो कि दो लोग है, ये जो बंदा है भाई ये कंपटीशन में उतरना चाह रहा था, और ये हो गया पुनीत भैया। पुनीत भैया ने बोला देखो यार मैं जीएसटी पढ़ाने बैठ रहा हूं, तू कंपटीशन में मत उतर, तू एक काम कर, तू मेरे से 1 लाख रुपया ले ले। छोटा आदमी में 1 लाख रुपया दे सकता हूं भाई सिर्फ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला भाई इसको कि तू 1 लाख रुपया, तू क्या करना, तू आना ही मत कंपटीशन में। मैंने उसको बोला कि तू रिफ्रेन कर ले फ्रॉम डूइंग सम एक्ट, तू रिफ्रेन कर ले फ्रॉम डूइंग सम एक्ट। तो इस केस में ये जो मैं उसको 1 लाख रुपया दे रहा हूं, दिस 1 लाख विल फॉर्म पार्ट ऑफ सप्लाई एंड विल फॉर्म पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ऐसा मेरा पॉइंट है बोलने का, इजी पॉइंट। सर एक्ट मतलब मैं किसी को कोई चीज करने को बोल रहा हूं और बोल रहा हूं पैसे दूंगा, तू कर वो चीज, मतलब यार मैं तो एक्ट करवा रहा हूं उससे। अगर मैं किसी से कोई एक्ट करवा रहा हूं तो इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ अ सप्लाई ऑफ सर्विस। वैसे ही टू टॉलरेट, सिंपल सा पॉइंट है। देखो क्या हुआ कि अगर मैं किसी को पैसा दे रहा हूं कि तो काम करना है यार, मेरे को पता है देखो बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन यार मैं वो चीज छोड़ नहीं सकता, वो मेरे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक काम कर मेरे से कुछ पैसा ले ले और तू टॉलरेट कर। सिर्फ समझ रहे, टॉलरेंस लेवल बढ़ा लिए पैसा लेकर के। वो अगर मैं पैसा किसी को दे रहा हूं उस टॉलरेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, रखने के लिए टॉलरेंस लेवल को, तो उसको मैं क्या कहूंगा सर, उसको भी मैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही मानूंगा। ओके सर। अगला पॉइंट, सर अगर मैं किसी को भी ट्रांसफर दे रहा हूं, किसी भी राइट टू यूज ऑफ एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस, तो वो भी ऑब्वियसली बात है सर, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही माना जाएगा। वैसे ही सर अगर मैं किसी को कॉम्पोजिट सप्लाईज दे रहा हूं, कॉम्पोजिट मतलब जहां पर गुड्स भी है सर्विसेज भी है, लेकिन अगर ये सर ये दो सप्लाईज है, पहला है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर ठेकेदार आता है आपके घर पे और कहता है देखो माल भी मेरा, मजदूर भी मेरे, पूरा घर बना के दूंगा, ये होता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर माल भी मेरा, गुड्स भी मेरा, सर्विसेज भी मेरी। तो उस केस में माना गया है कि सर जब भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, सर्विसेज आर द मेजर पोर्शन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। इसी कारण से यहीं पर शेड्यूल 2 में ही बोल दिया कि नहीं आप सर्विस ही मानोगे उसको। वैसे ही केस नंबर 2, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, फूड बीइंग, अरे बेसिकली भाई साहब ये क्या, इसका मतलब क्या होगा सर, रेस्टोरेंट सर्विसेज। भैया रेस्टोरेंट सर्विसेज क्या देता है सर आपको, खाने की जगह भी देता है, सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन खाना भी देता है, सप्लाई ऑफ गुड्स। तो कहा गया उस केस में भी कि यार प्रीडोमिनेंटली तो वो रेस्टोरेंट ऐसा सर्विस दे रहा है ना आपको, तो उसको आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानोगे। ठीक है सर, ओके। अब इस वाले केस में हमारे पास में कौन सा पॉइंट बाकी है, सिर्फ और सिर्फ 5वां पॉइंट। उसके अलावा एक बार वापस से सारे पॉइंट देख लेते सर फटाफट से। क्या क्या पॉइंट है सर, ट्रांसफर इन गुड्स की अगर मैं बात करता हूं, अगर टाइटल ट्रांसफर हो रहा है तो सर वो गुड्स माना जाएगा। टाइटल फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होने वाला है सर, वो भी गुड्स माना जाएगा। लेकिन टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ यूज ट्रांसफर होने वाला है, डिवाइडेड राइट्स ट्रांसफर होने वाली है, तो सर क्या हो जाएगा सर उस केस में, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। दूसरा, लैंड एंड बिल्डिंग का अगर कुछ भी आप ईसमेंट करो, लीज करो, लेंट आउट करो, टेनेंसी दो, तो सर दोनों ही केसेस में वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। तीसरा, अगर मैं किसी और के गुड्स पर कुछ काम करके उसको वापस दे रहा हूं, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इट इज अ जॉब वर्क। ओके सर। चौथा, अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं बिजनेस एसेट्स का परमानेंटली, तो वो गुड्स माना जाएगा। टेम्पररी बेसिस पर किसी को चलाने को दे रहा हूं, वो सर्विस माना जाएगा। और तीसरा, मेरा बिजनेस जो कि खत्म होने वाला है, जो कि खत्म ही होने वाला है, मैं अगर उसको खत्म करके टैक्सेबल पर्सन ऐसा सीज कर दे रहा हूं कि आई एम सीजिंग टू बी टैक्सेबल पर्सन, मैं अपना रजिस्ट्रेशन वापस लेता हूं, उस केस में क्या हो जाएगा सर, उस केस में भी मैं बोलूंगा कि नो लॉन्गर क्या हो जाएगा सर, उस केस में भी इट विल बी डीम्ड टू बी सप्लाई, और सारे ही मेरे को आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। ठीक है, इट विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन उसका एक्सेप्शन क्या पड़ा पढ़ने दो, पहला सोडी ने अगर बिजनेस खरीद लिया एज अ गोइंग कंसर्न, और दूसरा टप्पू ने बोला कि पापा मैं बिजनेस चलाऊंगा एज अ गोइंग कंसर्न। ओके सर। तो उस केस में क्या होगा सर, डीम्ड टू बी सीजिंग टू बी टैक्सेबल पर्सन नहीं माना जाएगा और डीम्ड टू बी सप्लाई नहीं मानी जाएगी। ओके सर। रेंटिंग वाला जो पॉइंट था अपन ने उसको अभी के लिए होल्ड पे रख दिया है। अगला पॉइंट पढ़ लेते सर। अगला पॉइंट अपने पास में क्या था सर,
तीन चार पॉइंट थे। पहला, अगर मैं किसी को अपनी आईपीआर, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अगर किसी को यूज करने दे रहा हूं, सर इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर मैं किसी को बोल रहा हूं कि मैं तेरे लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दूंगा, बना दूंगा, इंप्लीमेंट कर दूंगा, सब कर दूंगा, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तीसरा, अगर मैं किसी को बोल रहा हूं कि यार तू ये काम मत कर, तू ये काम टॉलरेट कर ले, तू ये काम कर ले, रेफरेंट टॉलरेट एक्ट, रेफरेंट टॉलरेट एक्ट अगर मैं किसको बोल रहा हूं तो सर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सर ये पूरा का पूरा सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। चौथा एंड द लास्ट पॉइंट इज, अगर भाई आपको ट्रांसफर ऑफ क्या दिया जा रहा है सर, अगर आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो राइट टू यूज किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी एसेट को लेकर के, तो इट विल आल्सो कंसीडर एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वैसे ही अगले दो पॉइंट आते हैं सर, कंपोजिट सप्लाई के अंदर दो क्लैरिफिकेशन दिए गए हैं। पहला दिया गया है सर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में, अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है आपका तो सर, अगर आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। दूसरा रेस्ट ऑफ सर्विसेज है तो वो सर्विसेज माना जाएगा, गुड्स माना नहीं जाएगा। ओके सर, अब ऐसे कौन से सप्लाई होती है जो कि सप्लाई जीएसटी में नहीं मानी जाती, मतलब देखने पर लग रहा है सप्लाई से, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला यार हम इनको सप्लाई नहीं मानते, हम इनको सप्लाई नहीं मानते। सर कौन सी होगी सर, हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था सर 7(1) क्या था वो, सी, रेड विथ शेड्यूल 1 में हमने बोला था कि सर अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी के साथ में आपका ट्रांजेक्शन होगा तो उसको मैं बोलूंगा कि ये तो क्या है सर, ये है आपका विदाउट कंसिडरेशन भी होगा, कुछ भी होगा तो सर मैं उसको बोलूंगा कि यहां पर तो क्या है सर आपका ये इन्वॉल्व है, क्या बोलते हैं उसको, सप्लाई है, ठीक है। और रिलेटेड पर्सन के अंदर एक रिलेशनशिप आता था, क्या था सर वो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो यहां पर क्लियरली कहा गया है कि सर सर्विसेज अगर कोई भी इंप्लॉय दे रहा है अपने एम्प्लॉयर को तो वो जीएसटी का पार्ट एक्सक्लूसिवली कहा गया है कि नहीं होगा, इंक्लूडिंग द कैजुअल वर्कर्स। व्हाट डू यू मीन बाय द कैजुअल वर्कर्स, ऐसे वर्कर्स जो मेरे यहाँ पे एम्प्लॉइज एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर पर नहीं है, मैं डेली बेसिस पर उनको हायर करता हूं कैजुअली कुछ कुछ दिनों के हिसाब से, और उनको मैं बाहर निकाल देता हूं। अगर वैसे भी वर्कर्स है तो उनके ऊपर भी जीएसटी नहीं कटेगा, उनको भी इसी के ही अंदर ले लिया गया है। सर पहला पॉइंट हमको क्लियर है, मतलब सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जहां पर आ गया, एक्सेप्ट फॉर कहां पर सर, परक्विजिट्स वाला केस। परक्विजिट्स वाला केस क्या था सर, 50,000 के ऊपर के गिफ्ट्स वाला केस। अगर 50,000 के ऊपर का गिफ्ट आपने दिया है किसी को भी विच वॉज नॉट इन द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपने अलग से दिया है, आपने अलग से दिया है किसी को वो 50,000 से ज्यादा का रुपया, तो उस केस में सर क्या हो जाएगा सर, वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। 50,000 से कम रहा टैक्सेबल नहीं होगा, 50,000 के ऊपर रहा तो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके सर, अगला सर, अगर सर्विसेज कोई भी दी जा रही है कोर्ट द्वारा, ट्रिब्यूनल द्वारा, तो उन सबको क्या दे दिया गया है सर कि इनको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। सिंपल सा पॉइंट है। तीसरा, कोई भी अगर फंक्शंस परफॉर्म करे जा रहे हैं, कौन परफॉर्म कर रहा है सर, एमपीज, एमएलएस, मेंबर्स ऑफ पंचायत, मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, या जितने भी मेंबर्स ऑफ लोकल अथॉरिटीज है, अगर ये कोई भी सर्विसेज फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, उनके ऊपर उनको सैलरी नहीं दी जाती, आपको पता होगा राइट, उनको सैलरी नहीं बोलते उस चीज को, तो उनको जो अमाउंट दिया जाएगा उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे सर, उस चीज को हम जीएसटी में लेकर के नहीं आएंगे, इट इज नॉट अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी। अगला, ड्यूटीज जो कि परफॉर्म करी जा रही है बाय एनी पर्सन जो कि होल्ड कर रहा है एनी पोस्ट, किसी भी ऐसी जगह पर, ऐसी पोस्ट पर, ऐसी जगह पर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से बनाई गई है बेसिकली। सिंपल सा पॉइंट है सर, इसका क्या हो जाएगा सर, ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड एनी पोजीशन in pursuance of the provisions of the constitution in that capacity. For example, the ICI के चेयरमैन, ठीक है, प्रेसिडेंट, the ICI के जो प्रेसिडेंट है भाई, जिन्होंने उसकी प्रेसिडेंट की पोजीशन ली हुई है, प्रेसिडेंट जो है उनको जो पैसा मिलेगा, उनको जो सैलरी दी जाएगी, जो रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, उसके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं है। वैसे ही ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी चेयरपर्सन या फिर मेंबर और डायरेक्टर ऑफ अ सेंटर ऑफ अ बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, मान लो सेबी या फिर नफरा, ठीक है, नफरा या फिर सेबी ने जो बॉडीज बनाई हुई, मतलब सॉरी गवर्नमेंट ने जो बॉडीज बनाई हुई है, जैसे कि सेबी या नफरा हो गया, इनके जो चेयरपर्सन है, इनके जो डायरेक्टर्स है, इनके जो मेंबर्स है, इनको भी जो सैलरी रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है, उसको हम नहीं बोलेंगे कि ये क्या है सर, उसको हम नहीं बोलेंगे कि दिस इज योर जीएसटी का सप्लाई, उसके ऊपर हम कोई जीएसटी नहीं काटेंगे। ओके, समझ में आ गया, हमको आगे बढ़ते हैं। सर फ्यूनरल, बरियल, क्रेमेटरी और मॉर्चरी, ये जितनी भी सर्विसेज सर, इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड, वो लेके जाते ना उनको, क्या बोलते उसको, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, उसमें जब लेके जाते हैं इनको,
वो जो जितने भी सारे सर्विसेज है जो इस टाइप की सर्विसेज दी जा रही है उनके ऊपर भी हमने उसको सब सर्विसेज को हटा दिया है। हम बोलते हैं कि सर हम यार को मरते से क्या पैसे ले गए यार, हम किसी मरते से क्या ही पैसे ले गए हम, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जाने दो इसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला, अब हम लोग बात करेंगे सर इंपॉर्टेंट पॉइंट की, विच इज योर सेल ऑफ लैंड अगर हो रहा है सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2। सर क्या बात करता है 5B ऑफ शेड्यूल 2, पर आ जाओ आप, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग सर किसकी, लैंड एंड बिल्डिंग की। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब समझो क्या पॉइंट है इसका। देखो अगर मैं कभी बोलता हूं सर सेल ऑफ लैंड की, तो सर सेल ऑफ लैंड कभी भी नॉट टैक्सेबल अंडर द जीएसटी, नेवर नेवर एवर आएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर सर सेल ऑफ बिल्डिंग करी जा रही है, ठीक है सर, सेल ऑफ बिल्डिंग अगर करी जा रही है, सेल ऑफ बिल्डिंग अगर करी जा रही है तो सर तो देखा जाएगा कि जब ये बिल्डिंग, मान लो कि ये पूरी एक बिल्डिंग है, यहां पे बहुत सारे फ्लैट्स दे रहा हूं मैं, यहां पर मैं बहुत सारे फ्लैट्स दे रहा हूं, ठीक है। और अगर मुझे कोई भी पेमेंट मिल गया, अगर मुझे कोई भी पेमेंट मिल जाता है बिफोर, किस चीज के पहले सर, मेरे इस बिल्डिंग के फर्स्ट ऑक्यूपेशन के, फर्स्ट ऑक्यूपेशन के, या फिर बात क्या था सर उसका पॉइंट, या फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले अगर मुझे फर्स्ट ऑक्यूपेशन या फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले किसी से पेमेंट मिल जाती है, उसके ऊपर मुझे जीएसटी काटना पड़ेगा। लेकिन दोनों में से कोई भी एक चीज हो गई और उसके बाद अगर मुझे कोई भी पेमेंट मिली, तो उस केस में मैं जीएसटी नहीं काटूंगा। मेरी जो लायबिलिटी थी जीएसटी काटने की वो चली गई। समझा, बेसिक सा पॉइंट है। लैंड के केस में देयर इज नो केस एज सच, लेकिन बिल्डिंग के केस में क्या है सर, अगर प्रॉपर्टी है, पेमेंट अगर की जा रही है किसी एक प्रॉपर्टी, किसी एक फ्लैट के लिए बिफोर द फर्स्ट ऑक्यूपेशन और व्हाट कंप्लीशन सर्टिफिकेट विचएवर इज अर्लियर के पहले अगर मैं पेमेंट दे देता हूं, उसके ऊपर जीएसटी कटेगा। एक बार फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गया या फिर एक बार सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आ गया, उसके बाद में आपको जीएसटी नहीं बनेगा, उसके बाद में उसके ऊपर एसडीबी बन जाएगा, वो सब कुछ बन जाएगा, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी बन जाएगा, वो सब कुछ बन जाएगा, लेकिन वो फिर जीएसटी के परव्यू में नहीं आएगा। उसने वही बात करी कि सर अगर मैं कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर रहा हूं तो सर वो तो सर्विसेज में आएगी ही, लेकिन अगर मैं सर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं तो कंस्ट्रक्शन का पैसा मैं कब तक के ले सकता हूं। एक्सेप्शन क्या है सर, अगर एंटायर कंसिडरेशन मेरे को रिसीव होता है आफ्टर इशुएंस ऑफ द कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन विचएवर इज अर्लियर, मतलब फर्स्ट ऑक्यूपेशन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले जो पैसा आ गया ना, उस पे आप जीएसटी में सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोल के जीएसटी काट लो, लेकिन बाद में आया उस पे आप जीएसटी नहीं काट सकते। ये पॉइंट है उसका, सिंपल सा पॉइंट है सर। आगे बढ़ जाते हैं अपन, इजी पीजी पॉइंट था, नॉट अ बिग डील। अब बात आती है सर कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन की। ओके, हमारा एक पॉइंट बच रहा है, वो भी अपन लोग देख लेंगे। उसके बाद में शेड्यूल 2 के करके मैंने क्वेश्चन भी फ्रेम करा हुआ है, वो भी फटाफट देख लेंगे, साथ साथ में अभी देख लेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर। अगला लास्ट पॉइंट जो बचता है हमारे पास में सर, बचता है एक्शनेबल क्लेम्स। देखो सारे ही एक्शनेबल क्लेम्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द जीएसटी, मतलब सभी जीएसटी में सारे ही एक्शनेबल क्लेम्स को हटा दिया है, लेकिन फिर दी गई एक नेगेटिव लिस्ट। सर नेगेटिव लिस्ट का मतलब क्या हो गया, मतलब पहले कहा गया जीएसटी गुड्स एक्सक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, गुड्स के डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम को हटा दिया गया। यहां पर भी आके कहा गया कि भैया देखो जीएसटी में यहां से हटा दो, मतलब हम क्या बोला गया उसने, सुनो, शेड्यूल 3 बोलता है कौन सी चीजें नहीं होगी जीएसटी में, ना तो नीदर द सप्लाई ऑफ गुड्स नीदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन अरे यार फिर उसने क्या करा, सुनो, फिर वो क्या करता है ना, पहले उसने बोला नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, लेकिन हमने एक स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स नाम की, हमने एक स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स नाम की एक नेगेटिव लिस्ट दे दी, जिसमें हमने 6 चीजों को ऐड कर दिया है। पहले कितनी थी, 3 ही थी, अब और 3 चीजें ऐड कर दी है। क्या क्या है सर, लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग पहले से था, लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग पहले से था, अब क्या आ गया सर, कसिनो आ गया है, हॉर्स रेसिंग आ गया है, और ऑनलाइन मनी गेमिंग आ गया है, ठीक है, जहां पर आप सट्टा लगाते हो ना, पैसा लगाते हो ना, वो वाला, ठीक है, ऑनलाइन मनी गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कसिनो, गैम्बलिंग, बैटिंग, लॉटरी, ये 6 चीजें हैं सर, ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम से, ये अभी भी इन पर जीएसटी बनेगा, ठीक है, इन पर जीएसटी बनेगा, इनको छोड़ करके बाकी सारे एक्शनेबल क्लेम्स पर जीएसटी नहीं बनेगा, इतना समझ लेना।
ओके सर, ओके सर, मेरे पास में एक क्वेश्चन है फटाफट से शेड्यूल नंबर 2 के लिए करने के लिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है सर, समझ लेते हैं। हमको बताना है कि सर ये जो सर्विसेज है ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। पहला रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर सॉस है सर, ये तो सॉस है सर, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ओके, अब गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस असेट्स जो कि ट्रांसफर कर दिए गए, डिस्पोज ऑफ कर दिए गए बाय द डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस नो लॉन्गर एग्जिस्ट टू बी पार्ट ऑफ दोस असेट। नो लॉन्गर मतलब भैया आज के बाद से ये मेरे पार्ट ऑफ बिजनेस नहीं होने वाला है। परमानेंट डिस्पोजल क्या होगा सर, सॉग हो गया ये तो मेरे लिए सॉग हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं इन द राइट्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ द टाइटल, अगर मैं टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहा, सिर्फ राइट्स ट्रांसफर कर रहा हूं, सॉस हो जाएगा सर। कौन सा वाला केस है सर ये? सर ये वाला केस है वो। कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, हमने वो जो केस पढ़ा वो ये वाला केस था, है ना? ओके सर, अगला चौथा, अगर मैं टाइटल ट्रांसफर कर रहा हूं लेकिन मैं किसी फ्यूचर डेट पर क्या करने वाला हूं सर, टाइटल ट्रांसफर करने वाला हूं, पास ऑन जो करूंगा मैं टाइटल वो फ्यूचर डेट में करूंगा सर, हायर परचेस, सॉग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी फटाफट से कर लेते सर, क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट है सर, ट्रांसफर अगर मैं कर रहा हूं किसी भी एसेट्स को, किसी को परमिट कर रहा हूं मेरे आईपीआर को यूज करने के लिए, सर फिफ्थ वाला पॉइंट है ये, सॉस हो जाएगा। ये वाला पॉइंट था सर, इधर था, ये वाला पॉइंट था सर वो, ये आईपीआर वाला, राइट, ये वाला पॉइंट था वो। वैसे ही अगला पॉइंट में अगर देखूं, अगला पॉइंट क्या है सर, अगर मैं किसी को ट्रीटमेंट कर रहा हूं या प्रोसेसेस कर रहा हूं विच इज अप्लाइड टू वन अनदर पर्सन्स गुड्स, ठीक है, मतलब ट्रीटमेंट, ये बेसिकली यार अपना क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया जॉब वर्क, सॉस, किसी और के गुड्स पे अगर मैं कुछ ट्रीटमेंट कर रहा हूं। और तीसरा अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं टाइटल इन गुड्स, मैं गुड्स में टाइटल ही ट्रांसफर कर दे रहा हूं सर, सॉग, क्योंकि मैंने टाइटल ही ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, मैं फ्यूचर डेट पे करूं तो भी वो ट्रांसफर ऑफ गुड्स है, अगर मैं आज भी करूं तो भी वो ट्रांसफर ऑफ गुड्स है। सर 2-4 क्वेश्चन तो हमने यही निपटा दिए। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन तो हमने यही निपटा दिए, ऐसे अपन निपटाते हुए चलेंगे। अब ज्यादा चैप्टर बचा नहीं आपका, फटाफट से अपने क्लैरिफिकेशन हो जाएंगे, फिर अपन क्वेश्चन पे फटाफट से मूव कर जाएंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सर पहला पॉइंट आता है सर हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, मैंने अलग से लिखवा है अपने क्लैरिफिकेशन भाई, समझते क्या क्या है। देखो, अगर कभी भी इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड ऑफ कन्वेंस हो रहा होगा बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन, होगा क्या? सुनो मेरी बात, मैंने कह दिया आपको पहले कि 7-1, देखो 7-1 सी के हिसाब से डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर कुछ भी होता है ट्रांजैक्शन, तो वो मैं मानता हूं कि सर क्या है वो मैं मानता हूं कि सर वो क्या है, सप्लाई है। अब मैं मानता हूं कि सर अगर ट्रांसफर हो रहा है, मूवमेंट अगर हो रहा है ऑफ गुड्स, तो मैं उसको बोलता हूं कि सर ये सप्लाई है। तो हुआ क्या, मेरी एक प्रॉपर्टी है, मेरी एक फैसिलिटेशन है, मेरे एक बिजनेस है मुंबई में, और वैसे ही मेरा एक बिजनेस है यूपी में, और इस यूपी में कुछ प्रॉब्लम थी, मेरे को यहाँ पे गुड्स बेचने थे, तो मैंने यहां से अपना कन्वेंस भिजवाया यूपी के लिए। और जब ये कन्वेंस यूपी में जा रहा था तो भैया जीएसटी की अथॉरिटी ने उसको पकड़ लिया। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि देखो इसमें जो सामान भरा हुआ है ये तो है ही गुड्स, लेकिन क्यों ना मैं इस कन्वेंस को भी गुड्स मान लूं, तो मैं क्यों ना इस कन्वेंस पर भी टैक्स लगा दूं, क्यों ना मैं इस कन्वेंस को भी वैल्यू में गिनूं और इस पर भी तेरे पे जीएसटी बना दूं। तो यहां पर क्लैरिफिकेशन आया, क्या बोला वो क्लैरिफिकेशन ने, कि अगर कोई भी मूवमेंट ऑफ वेरियस कन्वेंसेस हो रहे हैं, वेरियस मोड ऑफ कन्वेंसेस हो रहे हैं, तो अगर वो इस चीज के लिए हो रहे हैं, पहला उसमें गुड्स और सर्विसेज या पैसेंजर्स को मैं ट्रांसफर करके लेकर के जा रहा हूं, तो सिंपल सी बात है यार, ये जो कन्वेंस अभी गया है ये कन्वेंस वापस भी तो आने वाला है, ये ट्रांसफर थोड़ी ना हुआ है, ये तो सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा है उस ट्रांसफर को, समझ रहे हो? इस फैसिलिटेशन के ऊपर आप भले से काट लेना जीएसटी एज अ सर्विस, कब? आरसीएम में, वो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर गाड़ी पे तो मत काटो यार, बिकॉज ये गाड़ी को थोड़ा ना बेचने जा रहा हूं मैं, गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो रही है, गाड़ी तो जाकर वापस आने वाली है। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आप ऐसे कुछ भी ट्रांसफर करने वाले हो तो उस केस में क्या होगा सर, अगर इट इज फॉर कैरिंग ऑन गुड्स और पैसेंजर्स, तो ना ही वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा ना ही वो सर्विसेज होगा, इसके ऊपर कोई जीएसटी बनेगा ही नहीं। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, अगर ये सामान जो जा रहा है इसके अंदर गुड्स नहीं जा रहे सर, रिपेयर्स एंड सर्विसेज के लिए जा रहा है, तो भी सेम केस, कुछ भी जा रहा है उसके अंदर, गुड्स का मेरा ट्रांसफर होकर के वापस आने वाली है ना वो गाड़ी, खत्म हो गई बात, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विसेज। अब तीसरा केस सर, सेम सिमिलर केस, लेकिन हुआ क्या, जीएसटी ऑफिसर ने पकड़ा, लेकिन क्या पकड़ा पता है, मैं एक गाड़ी भिजवा रहा था, ये गाड़ी मैं बेचना चाहता हूं यूपी में जाकर के। आपने देखा अगर आप हाईवे से जाते होगे ना, तो जो बड़ी बड़ी ट्रक्स होती है, तो ट्रक के ऊपर ट्रक नहीं लोड करते, वो एकदम पूरी
खाली ट्रक होती है बिल्कुल, उसके ऊपर बॉडी भी नहीं होती, कुछ नहीं होता है, वो नॉर्मल एक बस ड्राइवर चला रहा होता है उसको। नाउ दैट इज अ गुड दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड। समझ रहे हो? कन्वेंस इज नॉट वर्किंग एज अ कन्वेंस, इट इज अ गुड्स इटसेल्फ जो कि ट्रांसफर हो रहा है। तो उस केस में तो भैया जब जीएसटी ऑफिसर मेरे को पकड़ेगा, मैं ये हवाला नहीं दे सकता इस चीज का, क्योंकि ये जो कन्वेंस है ना, ये खुद ही वो गुड्स है, ये खुद ही वो गुड्स है। तो इसीलिए अगर वो फर्दर सप्लाई होने के लिए जा रहा है तो उसको मैं इसमें 7(1) के हिसाब से सप्लाई मानूंगा और मैं बोलूंगा हाँ बाबू इस पे जीएसटी लगा लो, काम करो, समझा, इस पे जीएसटी लगेगा। वैसे ही द सेम केस गोस विथ योर रिक्स टूल्स या फिर कुछ भी स्पेयर पार्ट जा रहे हो अगर व्हील्स के ऊपर, तो सिंपल सी बात है डिस्टिंग पर्सन के बीच में, अगर वो खुद सप्लाई के लिए जा रहे हैं, फर्दर सप्लाई के लिए जा रहे हैं क्या, अगर जा रहे हैं तो जीएसटी लगेगा, फर्दर सप्लाई के लिए नहीं जा रहे हैं तो सर उसको अपन जीएसटी नहीं मान, उसके ऊपर अपन जीएसटी नहीं लगाएंगे। इजी केस था। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है भाई साहब, अगर हम लोग कोई अगर गुड सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई अगर मैं कर रहा हूं किसी भी बेवरेजेस या फिर फूड्स को इन द सिनेमा हॉल, समझो अब मैं भाई मूवी देखने गया, आप लोग गए मूवी देखने, कौन सी मूवी देखने गए थे भाई, सिंघम रिटर्न्स, ठीक है, हम लोग गए थे सिंघम रिटर्न मूवी देखने। तो जब मैं गया उस टाइम पर जाते समय मैंने क्या करा, मैंने पहले सिनेमा की टिकट्स खरीद ली, उसका मेरा एक बिल बन गया, राइट। उसके बाद में जाकर के अगर मैंने फिर इंटरवल हुआ, मैंने पॉपकॉर्न्स बुलवा लिए अपने लिए, क्या बुलवा लिए, पॉपकॉर्न्स। इस पॉपकॉर्न्स का अलग से बिलिंग हुआ। तो ये जो अलग से बिलिंग होता है इस बारे में लेकर के क्लैरिफिकेशन है कि जो खाना जो मिल रहा है आपको, फूड्स एंड बेवरेजेस जो मिल रहा है इन द सिनेमा हॉल, वो किस तरीके से टैक्सेबिलिटी उसकी मिलेगी। तो कहता है कि अगर वो जो फूड्स और बेवरेजेस थे, अगर वो जो फूड्स थे, वो जो बेवरेजेस थे, वो एज अ पार्ट ऑफ सप्लाई सर्विस की तरह दिए जा रहे थे, मतलब ये जो फूड्स एंड बेवरेजेस दिए गए ये सप्लाई ऑफ सर्विस की तरह दिए गए, पहला पॉइंट। और दूसरा, अगर ये सप्लाई करे गए हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द सिनेमा एग्जीबिशन सर्विसेज, मतलब मैंने जो सिनेमा की टिकट ली थी उस पर डिपेंड नहीं करता था कि मेरे को वो खाने में चीजें मिलेगी या नहीं। तो इसका मतलब यह है कि इफ सिनेमा की टिकट पर डिपेंड नहीं करता था कि मुझे अंदर जाके कुछ खाने को मिलेगा, तो उस केस में दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट सर्विस, दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट सर्विस, इन दोनों को अलग अलग सर्विसेज माना जाएगा। और ये जो खाने पीने वाली सर्विसेज है इसको रेस्टोरेंट सर्विसेज की तरह देखा जाएगा, ठीक है, टैक्सेबल एज अ रेस्टोरेंट सर्विसेज, ठीक है सर, ओके। लेकिन मान लो कि भाई मैं गया, मैंने बुकिंग करी थी भाई किससे, बुक माई शो से, बीएमएस से, और बीएमएस ने मुझे बोला कि आप सिनेमा टिकट अगर लेते हो तो हम आपको ऑफर दे रहे हैं कि आप फूड्स एंड बेवरेजेस भी ले लो, ठीक है, आपको एक पॉपकॉर्न के साथ में लेना है क्या, तो एक ही बिल बना देता हूं। तो जब भी इनको बंडल टुगेदर किया जाएगा, जब भी इनको बंडल टुगेदर किया जाएगा तो इनको मान लिया जाएगा कि ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, तो इनको मान लेंगे कि कॉम्पोजिट सप्लाई है, हम नहीं देखेंगे नेचुरली बंडल्ड है कि नहीं, इट विल बी अज्यूम्ड टू बी कॉम्पोजिट सप्लाई। और उसके ऊपर रेट किसका लगेगा, प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई क्या खाने की थी, नहीं, प्रिंसिपल सप्लाई वाज ऑफ सिनेमा टिकट, तो भैया उसके ऊपर रेट किसका लगेगा, एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा का। सिंपल सा पॉइंट है, इजी सा पॉइंट है, आगे बढ़े जी सर। तो पॉइंट क्या है, अगर सर्विसेज एज अ रेस्टोरेंट वाली, सॉरी, सर्विसेज ऑफ अ फूड और सर्विसेज ऑफ सिनेमा बंडल टुगेदर दी जाए तो भैया सिनेमा का रेट, लेकिन अगर फूड और सिनेमा अलग अलग हो तो फूड का अलग रेट, सिनेमा का अलग रेट। समझा आपको, इजी सा पॉइंट है सर। अगला पॉइंट आता है सर, पॉइंट नंबर 4। अगर मान लो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो, सर्विस ऑफ डिस्प्ले ऑफ नेम, प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट्स ऑफ डोनर in the premises of a charitable organization receiving donation gifts from the individual donors। मतलब एक संस्थान है वो क्या करती है ना, एक नेम प्लेट बनाती है, पुनीत सुराजीवाला ने कितना दिया, भावेश शाह ने कितना दिया, एक्स ने कितना दिया, वाई ने कितना दिया, जेड ने कितना दिया, ठीक है, ये पूरा लिखती है, ये पूरा लिखती है। और मैंने अगर उनको कोई डोनेशन दिया हुआ है, मैं इंडिविजुअल डोनर हूं, ये रेसिपिएंट इंस्टीट्यूशन है, मैंने इनको प्रोवाइड करे कुछ फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है, डोनेशन के रूप में, इन्होंने क्या करा, प्लेस कर दिया नेम प्लेट इन देयर प्रीमाइसेस टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड, तो भैया इट इज अ फिलैंथ्रोपिक पर्पस एंड नॉट एडवर्टीजमेंट, इसीलिए इस पे कोई जीएसटी नहीं बनेगा। लेकिन मान लो, ठीक है, थोड़ा अपन आगे बढ़ते, ये तो अपन सबको पता है, मान लो कि मैंने उनको बोला, एक जगह थी जहां पर वो नेम प्लेट लिखते बनाते नहीं है, ठीक है, मैंने उनसे कहा कि आप एक, वो नेम प्लेट जनरली बनाते नहीं है, लेकिन मैंने उनसे कहा एक काम करो, मैं आपको ये पर्टिकुलर चीज बनाने के लिए, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो बनाने के लिए मैं आपको देता हूं 1 करोड़ रुपया, लेकिन आई वॉन्ट माई नेम प्लेट कि मिस्टर पुनीत हु इज
प्रोपराइटर ऑफ पुनीत सुराजीवाले एंड एसोसिएट्स, नेमप्लेट बना करके दो। नाउ दिस शोज कि यहां पर कोई फिलैंथ्रोपी नहीं हो रही बाबू, यहां प्योर बिजनेस हो रहा है, बिजनेस, दिस इज बिजनेस, दिस इज बिजनेस। तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हो बाबू तो हम मान लेंगे कि इट इज एन एडवर्टाइजमेंट एंड नॉट अ फिलैंथ्रोपिक पर्पसेस, और उसके ऊपर जीएसटी लेवी कर देंगे, समझा। तो यहां पर आपको पर्पस समझना पड़ेगा। जनरली अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या बताना पड़ेगा, नहीं 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 अच्छा इंसान है वो, तो कितना भला आदमी है, ऐसा करके चलना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी उल्टा पुल्टा दिखता है तो आप फेंक के मारोगे। जनरली इस वाले पॉइंट पर क्वेश्चन नहीं बनेगा कि एडवर्टीजमेंट है, वैसा वाला नहीं बनेगा। आपको जनरली ये लिखना पड़ेगा कि इट इज अ फिलैंथ्रोपिक पर्पसेस नॉट एन एडवर्टीजमेंट। सिंपल सा पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं। यस सर। अगला, अगर सर मान लो, अब ये बहुत बढ़िया सा पॉइंट है सर, अगर मान लो कि सर अगर मैं प्रिंटिंग ऑफ, अगर मान लो सुनो, मैं अगर आपको प्रिंटेड एनवलप्स, लेटर कार्ड्स, प्रिंटेड बुक्स दे रहा हूं, नैपकिन दे रहा हूं, ये सब कुछ दे रहा हूं, समझो। मतलब मैंने एक बुक निकाली, ठीक है, जीएसटी बाय जीएसटी मॉड्यूल, ठीक है, बाय सीएपीएस, सीएपीएस कौन, सीए पुनीत सुराजीवाला, ठीक है। तो सीएपीएस ने अगर एक बुक बनाई है और वो बुक अगर आपको बेच रहा है तो इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन पुनीत सुराजीवाले ने कुछ नोट्स बना के दिए आपको जीएसटी के, ठीक है, जीएसटी नोट्स बाय पीएस, बाय सीएपीएस, क्या बोलने का है, सीएपीएस, ठीक है, बन रहे आईसीआई बना देना प्लीज, है ना, ठीक है, बन रहे, ठीक है। तो जीएसटी नोट्स बाय सीएपीएस अगर है भाई, ठीक है, इस केस में आपने क्या करा, आप अपने गए नुक्कड़ के उसके पास में, आपके पास में पीडीएफ में आपके दोस्त ने भेज दी कि भाई ये पुनीत भाई ने जो नोट्स बना के कंपाइल करके दिया ना, इसकी पीडीएफ है, इसको प्रिंट करवा ले। तो वो प्रिंटिंग वाले भैया ने अगर प्रिंट करके दिया आपको कोई भी चीज, वो प्रिंटिंग वाले भैया ने अगर आपको उनके पेजेस पर वो डॉक्यूमेंट प्रिंट करके दिया है, तो सोर्स द प्रिंसिपल सप्लाई वाज दैट डॉक्यूमेंट, और दैट उस डॉक्यूमेंट का प्रिंटिंग निकला हुआ सर्विस, मतलब वो जो प्रिंटिंग सर्विसेज थी, दैट वाज द प्रिंसिपल सप्लाई एंड नॉट द प्रिंटेड नोट्स। समझा क्या आपको? मतलब अगर आपको कोई बुक बेच रहा है जो बनी बनाई है, आपके लिए बनाई नहीं गई, जो बनी बनाई है आपके लिए बनाई नहीं गई, इट इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। वहां पे क्या होगा सर, वहां पर सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, प्रिंसिपल सप्लाई। लेकिन जहां पर आपके कहने के हिसाब से, आपके अनुसार कुछ बनाई गई, कस्टमाइज करी गई, ऑब्वियसली यार आप अगर उसके उसमें मेरा नोट्स नहीं लेके जाते तो दिखती बात है ना, वो प्रिंट थोड़ी ना मार दो उस नोट्स को। सिंपल सा पॉइंट है, आपके कहने पर उसने वो प्रिंट्स मारा है, उसने आपको सर्विसेज दी है प्रिंटिंग की। तो उस केस में अगर आपने प्रिंटिंग करवाई है, किसी भी पर्टिकुलर चीज की प्रिंटिंग ऑफ बुक्स करवाई है, पैम्पलेट्स करवाई है, ब्रोशर करवाई है, एनुअल रिपोर्ट करवाई है, तो इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और यहां पर प्रिंसिपल सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं, प्रिंटिंग सर्विसेज थी। इजी पीजी, इजी पीजी की नहीं है भाई, इजी पीजी है ना, एकदम बढ़िया, एक मजेदार हो भाई तुम लोग भी। चलो अगला पॉइंट, अगला देखो क्या होता है ना, सुनो, कुछ ऐसी बैंक्स होती है जो कि बैंकरप्ट होने के कगार पे होती है। तो कई बार माइटी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या करती है, अलॉन्ग विथ आरबीआई कुछ इंसेंटिव्स देती है एक्वायरिंग बैंक्स को, कि देखो एक काम करो, ये बैंक ये डूबने की कगार पर है, इसको एक्वायर अगर तुम कर लोगे ना, इसको अगर तुम एक्वायर कर लोगे तो हम तुमको इंसेंटिव देंगे। तो ये जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं सर, ये प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स के लिए दिए जाते हैं जनरली, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है सर, इट इज अ सब्सिडी एंड नॉट अ सप्लाई, इसीलिए वो जीएसटी नहीं मानी जाएगी। मतलब सिंपल सा पॉइंट है, बस क्लैरिफिकेशन है कि जिनको भी वो इंसेंटिव मिल रहा है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, हम उस पर आपसे जीएसटी नहीं काटेंगे, ये पॉइंट बोलना है बस, ठीक है। इट इज अ बेसिक सा क्लैरिफिकेशन, इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस वेरी लेस है, वेरी लेस, बट बन सकता है। अपने को पढ़ना पड़ेगा, अपन ने पढ़ लिया है, समझ लिया अपन ने। अगर माइटी ने कोई भी इंसेंटिव दिया है किसी भी एक्वायरिंग बैंक को, किस चीज के लिए सर, प्रमोशन ऑफ डिजिटल बैंक पेमेंट के लिए, तो सर वो ट्रीट करेगा एज अ सब्सिडी, नॉट अ सप्लाई, इसीलिए जीएसटी बनने का नहीं। इजी पीजी है ना सर? यस सर। सर अगर किसी भी होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स होल्ड करके रखे हुए सब्सिडरी कंपनी में, तो कोई सर्विस थोड़ी ना दे रहा है उसको, इन्वेस्टमेंट है उसकी, इट इज नॉट जीएसटी परव्यूड। क्यों? बिकॉज भैया शेयर्स जो होते हैं ना वो गुड्स होते हैं ना सर्विसेज होती है, इट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, इट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। अगला सर, लाइसेंस फीस, एप्लीकेशन फीस। देखो देखो मतलब गवर्नमेंट कितनी बड़ी वाली है। गवर्नमेंट क्या बोलती है पता है तुमको, कि अगर आप किसी भी अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस फ्रॉम एनी स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट से लेते हो,
उसके ऊपर ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो उसके ऊपर जीएसटी नई चौल पे नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन कोई भी और लाइसेंस अगर आपको लेना है ना, कोई भी और फैक्ट्री लाइसेंस, पॉल्यूशन लाइसेंस, जो भी आपको लाइसेंसेस लेने हैं सर, उस पर जीएसटी बनेगा, बिकॉज हम मान लेंगे कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। सिंपल सा पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। सेल्स प्रमोशन, सर क्या बोलता है, सुनो, ये बहुत बढ़िया सा पॉइंट है, सुनो। सेल्स प्रमोशन, मान लो कुछ मैं फ्री गिफ्ट्स एंड सैंपल्स किसी को देता हूं, मैं आपको बोलता हूं देखो यार ये फ्री गिफ्ट्स एंड सैंपल्स है, ये रखो, ट्राई करो हमारा प्रोडक्ट और बताना कि कैसे लगे। मैंने कुछ कपड़े आपको फ्री में दे दिए कि आप ट्राई करो और बताना कैसे लगे। तो क्या यहाँ पे कोई कंसिडरेशन था? नहीं। क्या कोई सप्लाई होगा? नहीं। एक्सेप्ट कौन से केसेस में? 4 वाले केसेस में। कौन से वाले? मान लो मैंने आपको दिया और आप मेरे रिलेटेड पर्सन निकले तो उस केस में तो भैया शेड्यूल 1 निकालना पड़ेगा ना रेट। हाँ, दूसरा केस, मान लो मैंने आपको दिया, आप मेरे एजेंट निकले तो, और आपने खुद के नाम पे बिल बना दिया तो, फ्री सैंपल से भले से दिख रहा है कि फ्री सैंपल से सेल्स प्रमोशन है, बट आपने खुद के नाम का बिल बना दिया ना दोस्त, तो वो आप शेड्यूल 1 में कवर हो गए। समझा आपको? वैसा वाला सीन है। ठीक है, वैसा वाला सीन है। इसी कारण से उसने पहले ही बोल दिया देखो कंसिडरेशन नहीं है, सप्लाई नहीं है। हाँ, एक्सेप्शन ये है कि आप डिस्टिंक्ट पर्सन को मत देना, रिलेटेड पर्सन को मत देना, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मत करवा लेना। ठीक है, वो वाली चीज आएगी। एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप मत लेकर के आना, वो वाली चीजें आ जाएगी। ठीक है, ओके। अगला, बाय 1 गेट 1 ऑफर। मान लो एक टी शर्ट लो दूसरी टी शर्ट फ्री, एक टी शर्ट लो दूसरी टी शर्ट फ्री, एक टी शर्ट लो दूसरी टी शर्ट फ्री। तो सर अगर दूसरा जो है दिस इज विदाउट कंसिडरेशन, दिस इज विद कंसिडरेशन, तो गवर्नमेंट बोलती है हमको फर्क नहीं पड़ता रे भाई, तू एक टी शर्ट दो टी शर्ट मत कर, सुन तू ये अलग अलग 300 की बेच या कुल मिला के 400 की बेच, हमको फर्क नहीं पड़ता। हम बोले 4000 नहीं भाई 400। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि ये 400 है ना, ये 400 दोनों के लिए लगाए तूने, 400 तूने दोनों के लिए लगाए हैं, इसीलिए हम बोल लेंगे कि भैया हम दोनों को मिक्स सप्लाई मान लेंगे, और हम आगे बढ़ जाएंगे। हम उस 400 पर पूरा तेरे से क्या लगा लेंगे? टैक्स ले लेंगे। ठीक है, मतलब हम एक को फ्री करके दूसरे को टैक्सेबल करके नहीं, हम दोनों को एक ही सप्लाई मान करके आगे बढ़ जाएंगे। तो वो बोलता है बाय 1 गेट 1 फ्री, अगर विदाउट एनी कंसिडरेशन, नॉट विदाउट, मान के चलते हैं कि विदाउट कंसिडरेशन नहीं है, 2 या 2 से ज्यादा गुड्स अगर सिंगल प्राइस के लिए दिए जा रहे हैं, हम ये मानेंगे, और उस केस में हम लोग उसके ऊपर प्रोविजन लगा लेंगे कॉम्पोजिट या फिर मिक्स सप्लाई के। ओके सर। अगला सर टेनेंसी राइट्स, बहुत सिंपल सा बेसिक सा पॉइंट है। क्या पॉइंट है सर? अगर कोई भी आपका ट्रांसफर हो रहा है टेनेंसी राइट्स किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट में, मतलब अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो टेनेंसी राइट्स किसी और को, तो उसको अपन सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं जनरली, क्योंकि आपने राइट्स दिए ना, अपन ने ऊपर भी पढ़ा कि राइट्स आर, अगर जब भी राइट्स आप ट्रांसफर करते हो किसी को भी, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता है। लेकिन अगर वो किसी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए दिया जा रहा है फॉर अ रेसिडेंशियल पर्पस, तो वो एग्जम्प्ट मान लिया जाएगा। इफ इट इज बीइंग गिवन फॉर अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर अ रेसिडेंशियल पर्पस, तो उसको अपन क्या बोल देंगे सर, तो वो एग्जम्प्ट माना जाएगा। मतलब रेसिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं आएगी यहाँ पर, क्या आएगा? सिर्फ कमर्शियल ड्वेलिंग ही आएगी, कमर्शियल प्रॉपर्टी ही आएगी। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में अपने सारे एडिशनल पॉइंट्स भी हो जाते हैं कवर। बस अब एक छोटा सा सेक्शन बाकी रह गया है जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, जल्दी से देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर कॉम्पोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई क्या है सर? कॉम्पोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई। सर व्हाट इज कॉम्पोजिट सप्लाई, व्हाट इज मिक्स्ड सप्लाई, समझते हैं। सर कॉम्पोजिट सप्लाई मतलब ऐसे सप्लाई जहां पर मैं 2 चीजें बेच रहा हूं, जहां पर मैं 2 चीजें या 2 से ज्यादा चीजें बेच रहा हूं, मतलब एक नहीं 2 या 2 से ज्यादा चीजें बेच रहा हूं, बट वो जिस तरीके से मैंने बंडल करा हुआ है, मैं उनको साथ में ही बेच सकता हूं, अलग अलग बेच नहीं सकता। मैं उनको साथ में ही बेच सकता हूं, अलग अलग बेच नहीं सकता। तो उस केस में क्या हो जाएगा सर? दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ कॉम्पोजिट सप्लाई। तो उसके ऊपर किसका रेट एप्लीकेशन समझो। एग्जाम्पल क्या है सर इसका? बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है। अगर मैं फोन दे रहा हूं और साथ में चार्जर दे रहा हूं, तो मैं फोन की अलग से वैल्यू निकालूंगा, चार्जर की अलग से वैल्यू निकालूंगा? नहीं, मैं बोलूंगा इन दोनों की एक सिंगल वैल्यू निकाल लो। ठीक है, जो चार्ज आप कर रहे हो ना, मैं उसको सिंगल वैल्यू मान लूंगा, और उसके ऊपर जो प्रिंसिपल सप्लाई है, इस केस में प्रिंसिपल सप्लाई क्या लगता है आपको? क्या होगा? दिखती बात है, फोन होगा प्रिंसिपल सप्लाई, है ना? तो इस केस में मैं फोन के ऊपर जो लगने वाला रेट है, फोन के ऊपर जो भी लगने वाला रेट है, उसको पकड़ करके उस पर टैक्स बना दूंगा। सिंपल सा पॉइंट है सर। कॉम्पोजिट सप्लाई क्या बोलता है सर? 2 या 2 से ज्यादा सप्लाईज है, ठीक है, 2 और मोर सप्लाईज विच आर नेचुरली बंडल्ड, जो कि नेचुरली बंडल करके रखी हुई है अपन ने, ठीक है। 2 कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सप्लाईज दैट आर नेचुरली बंडल्ड। नेचुरली बंडल्ड है, ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियली बंडल करा अपन ने, नहीं, नेचुरली बंडल्ड, नेचुरल बॉन्ड है उन दोनों का, ठीक है, नेचुरल बॉन्ड है, ठीक है भाई। इन कंजंक्शन विच ईच अदर, मतलब बाबू, मतलब क्या है सर? वो एक दूसरे के साथ में बिक रहे हैं, अलग अलग नहीं बिक रहे, वो साथ में ही बिक रहे हैं, ठीक है। ऑफ विच वन ऑफ विच इज द प्रिंसिपल सप्लाई,
जिसमें से कि दोनों में से कोई एक प्रिंसिपल सप्लाई है, जिसमें से कि दोनों में से कोई एक प्रिंसिपल सप्लाई है, द टैक्स लायबिलिटी शैल बी द रेट फॉर अ प्रिंसिपल सप्लाई। उस केस में प्रिंसिपल सप्लाई की ही टैक्स लायबिलिटी ले लेना। एग्जाम्पल अपन ने क्या बोला सर, फोन एंड द चार्जर। अब मान लो कि एक फैकल्टी है भाई, ठीक है, फैकल्टी ऑब्वियसली बेस्ट फैकल्टी फॉर द जीएसटी हम सबको पता है कौन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सीएपीएस है भाई बेस्ट फैकल्टी तो, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो सीएपीएस भाई है मतलब पुनीत स्वराज वाले, चार्टर्ड अकाउंटेंट पुनीत स्वराज वाले भाई जो है, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं ना, ये जब अपने लेक्चर्स बेचते हैं साथ में ही बुक्स देते हैं, ये अलग से बुक्स नहीं बेचते। ये जब अपने लेक्चर्स बेचते हैं तभी बुक्स देते हैं। तो भैया क्या ये लेक्चर अलग से सप्लाई, क्या ये बुक्स अलग से सप्लाई मान लो, नहीं, दोनों को एक ही सप्लाई मान लो, नेचुरली बंडल कर दो इन कंजंक्शन विद ईच अदर कर दो। ये करते हैं सर 6000। तो सर ये प्राइस किसके लिए मानी जाएगी सर, दोनों के लिए मानी जाएगी। लेकिन प्रिंसिपल सप्लाई किसको माना जाएगा सर, लेक्चर बेचने को माना जाएगा। तो इसके ऊपर रेट इसका लगेगा सर, लेक्चर बेचने का लग जाएगा। सिंपल सा पॉइंट है, इजी इजी है क्या, यस सर। अगला, व्हाट इज अ मिक्स्ड सप्लाई, व्हाट इज अ मिक्स्ड सप्लाई। मेरे को कुछ अच्छा सा पहले वो ले लेने दो, कलर चलेगा कि इसके ऊपर देखते हैं। ओके, व्हाट इज अ मिक्स्ड सप्लाई, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सप्लाईज, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई है, जहां पे अपन ने वो बात करी वैसे ही सेम टू सेम फॉर अ सिंगल प्राइस। एक सिंगल प्राइस के लिए 2 या 2 से ज्यादा सप्लाईज हमने रखे हुए हैं, विच आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, जो नेचुरली बंडल्ड नहीं होते हैं वैसी सप्लाईज है। फिर 2 कैन बी सप्लाइड इंडिपेंडेंटली, वो साथ में सप्लाई हो सकते हैं इंडिपेंडेंटली, लेकिन हम उनको साथ में बेच रहे हैं, मतलब अलग अलग भी बेचे जा सकते हैं, हम खुद से साथ में बेच रहे हैं उसको। वो अलग से बेचे जा सकते हैं लेकिन खुद से ही हमको बेचना है, हम तो साथ में ही बेचेंगे, ठीक है। तो ऐसी जो सप्लाईज होती है जहां पर कि क्या हो सकता है सर, जहां पर कि अलग अलग बेची जा सकती है लेकिन साथ में ही बेच रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मिक्स सप्लाईज। फिर टैक्स लायबिलिटी जो होती है सर इन केसेस में, द टैक्स लायबिलिटी शैल बी द रेट एप्लीकेबल टू दैट सप्लाई अट्रैक्ट्स द हायर रेट ऑफ टैक्स। तो जिसके ऊपर हायर रेट ऑफ टैक्स होगा वो अप्लाई हो जाएगा। मान लो कि मैंने एक वो निकाला भाई, क्या बोलते हैं, ऑफर निकाला कि अगर आप, मैं आपको इसका एग्जांपल ही देता हूं डायरेक्टली, क्वेश्चन ही आ गया, सुनो। मणिकरण, क्या है सर, मणिकरण, मणिकरण एक बढ़िया तरीके से, ठीक है, रजिस्टर्ड है भाई, कहां पर भाई, दिल्ली के अंदर, सप्लाई कर रहा है 20,000 पैकेजेस एट 30 रुपए के हिसाब से, मतलब भाई 20,000 पैकेजेस देता है वो 30 रुपए के हिसाब से एक। और उसमें क्या क्या रखता है वो सर, ईच पैकेट के अंदर कंसिस्ट करता है 2 चॉकलेट्स, 2 फ्रूट जूस बॉटल्स और एक पैकेट ऑफ टॉय बलून। मतलब चॉकलेट रख रहा है, फ्रूट जूस रख रहा है और टॉय बलून रख रहा है, ठीक है, ये 3 चीजें रखता है वो। क्या 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 आ जाता है, अपन डेफिनेशन पढ़ लेते एक बार दोनों के दोनों साथ साथ में, यहां पे अपन समझ लेते हैं। क्या आपको ये जो बंडल दिख रहा है, ये जो बंडल आपके सामने है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो बंडल आपके सामने है, क्या आपको इसको देख के लगता है कि इट इज नेचुरली बंडल्ड? नहीं सर, इट इज नॉट नेचुरली बंडल्ड, इट इज नॉट नेचुरली बंडल्ड, ठीक है। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे 1 से ज्यादा सप्लाईज दी जा रही है, 2 से ज्यादा सप्लाईज दी जा रही है? बिल्कुल। कितनी है, 3 सप्लाईज है टोटल। अगला पॉइंट, क्या ये इन कंजंक्शन में ईच अदर दिया जा रहा है क्या? हाँ, एक दूसरे के साथ तो दिया जा रहा है, लेकिन क्या ये अलग अलग बेचा जा सकता है क्या? हाँ सर, मैं अलग से चॉकलेट बेच दूं, मैं अलग से फ्रूट जूस बेच दूं, क्या बोल रहा हूं मैं भी, ठीक है। और तीसरा, मैं अलग से टॉय बलून बेच दूं, मैं तीनों को अलग अलग बेच सकता हूं, फिर भी मैं साथ में बेच रहा हूं। तो क्या लग रहा है, डेफिनेशन प्रीडोमिनेंटली किसकी बता रही है, बात प्रीडोमिनेंटली बात कर रही है सर मिक्स सप्लाई की। सर इसके ऊपर रेट किसका लगेगा? ऑब्वियसली सर प्रिंसिपल सप्लाई का लगेगा ना, प्रिंसिपल सप्लाई का। अरे बाबू, वो किसका है, कॉम्पोजिट का है वो, तो किसका लगेगा अपने ऊपर सर? हायर रेट लगेगा। हाईएस्ट रेट किसका है? मिक्स सप्लाई का होता है। ये कौन सी सप्लाई लग रही है अपने को? मिक्स सप्लाई लग रही है, तो इसके ऊपर रेट कौन सा लगेगा? द हाईएस्ट रेट। अब हाईएस्ट रेट इन तीनों में से किसका है बाबू, ये बता दो सर। दिख रहा है मेरे को तो सर 18% चॉकलेट, यस ब्रो, इसके ऊपर लग जाएगा 18% चॉकलेट का रेट। भैया ये है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज समथिंग आई वांट कि आप एक बार पीछे जाकर के पढ़ना जरूर खुद से, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन पे भी आ रहा हूं क्योंकि अपना यहां पर सारे कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं कवर, ठीक है, अपने सारे ही कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं कवर। लेकिन मैं भी क्वेश्चंस पर आ रहा हूं और आपको बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको खुद से करने पड़ेंगे, खुद से एज इन एक बार उनके आंसर्स रीड कर लेना बस, ठीक है, आपको पूरा पूरा आइडिया लग जाएगा। चलो फटाफट से अपन आ जाते हैं भाई यहां पर। यस, आई फील कि आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने लग गया होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं भी दिखा देता हूं। 3 2 1, एक सेकेंड, गो।
ठीक है सर, दिख रहा है अब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको? ओके सर, आ जाओ सर। टीवाई का पहला क्वेश्चन अपने सामने आ जाता है सर। मैं आंसर्स पीछे जा करके ज्यादा नहीं देखूंगा, मैं यहीं पे आपको सारे सारे आंसर बताते चले जाऊंगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। मेघराजन कंपनी जो है भाई विश कर रही है कि कमेंस करेगी वो बिजनेस सप्लाई करने का रेडीमेड गारमेंट्स इन पंजाब। कहां पर सर? पंजाब के अंदर। और नेबरिंग स्टेट्स दिल्ली और हरियाणा के अंदर भी बताना है अपने को कि सर अगर जो टैक्सेबल इवेंट होगी अंडर जीएसटी लेविएबिलिटी सीएस और आई कब कब होगी। तो सिंपल सी बात है सर, जब भी मैं पंजाब में बेचूंगा तो उस पर सीएस लग जाएगा, जब भी मैं पंजाब पर बेचूंगा तो उस पर सीएस लग जाएगा। लेकिन जब भी मैं दिल्ली में बेचूंगा, हरियाणा में बेचूंगा तो उसके ऊपर लग जाएगा सर आईजीएसटी। सिंपल सा पॉइंट है सर, वही बात कर रहा होगा यहां पर। अपन देख लेते आंसर में क्या बोलता है अपने को फटाफट से। राइट, यहां पर टैक्सेबल इवेंट जो होगा भाई यहां पर बोथ मेड फॉर द कंसिडर, वही देखो टैक्सेबल इवेंट क्या होता है सर? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, बोथ आर मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रहा है, एंड द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर लेविड ऑन द इंटरेस्ट रेट, और आईजीएसटी लग जाएगा इंटरेस्ट रेट के ऊपर। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा पॉइंट था। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूं, डुप्लीकेट टैप कर देता हूं। ओके डन। अब बस पेज नंबर 1 ना लेकर के आ जाए यार ये। डन डन डन। अब यहां पर अपन क्वेश्चन देखेंगे और वहां पे जाके अपन आंसर देख लेंगे। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। राइट, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ दोस्तों। क्या बोलता है सुनो। दामोदर प्राइवेट लिमिटेड जो है भाई वो रजिस्टर्ड है दिल्ली के अंदर, और वो प्लान कर रहा है, दामोदर प्राइवेट लिमिटेड प्लान कर रहा है कि वो क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा कुछ सम ऑफ गुड्स टू इट्स ब्रांच, मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन को बेचने की बात कर रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर। भाई खुद रहता है दिल्ली में, उसकी वो है वेस्ट बंगाल के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। विदाउट एनी कंसिडरेशन देने की बात कर रहा है। 7(1)(c) के मेरे को पूरे पूरे आसार दिख रहे हैं यहाँ पर। 7(1)(c) के पूरे पूरे आसार दिख रहे हैं। अब क्या बोलता है? द कंपनी बिलीव्स दैट द ट्रांजेक्शन that will be undertaken would not qualify as a supply। पागल है क्या तू? हमने तेरे को सेक्शन कोड करके दे दिया बाबू, तू कैसी बातें कर रहा है यार? आंसर पढ़ लेते अपन एक बार उसका। देखो क्या बोला उसने, वही देखो, सिंपल सा पॉइंट है। क्या क्या कोड करा उसने यहाँ पर, क्या क्या कोड कर दिया उसने यहाँ पर? देखो शेड्यूल कोड कर दिया उसने, पहली बात शेड्यूल 1। उसके अलावा उसने सेक्शन 7(1)(c) कोड कर दिया। राइट, उसके अलावा उसने ये बता दिया कि भाई इवन इफ मेड विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसने बस इतना कोट करके बता दिया कि इन दिस गिवन केस क्या हुआ है सर? इन दिस गिवन केस उसने बता दिया कि जो डिस्टिंक्ट पर्सन है भाई साहब, वो डिस्टिंक्ट पर्सन क्योंकि सप्लाई कर रहा है तो वो क्वालिफाई कर जाएगा एज अ सप्लाई। सिंपल सा पॉइंट है ये। आंसर आप अभी के अभी एक बार पॉज करके पढ़ लो। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है, नॉट अ बिग डील। अगला पॉइंट तीसरा, पृथ्वी एसोसिएट्स एंगेज है इन द सप्लाई ऑफ द टैक्सेबल गुड्स। इंक्वायर कर रहा है अपने टैक्स एडवाइजर से कि बताओ मुझे क्या द एक्टिविटी कैन बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट एनी कंसिडरेशन इन अकॉर्डेंस विद द जीएसटी लॉ। तो मतलब वो अपने से क्या मांग रहा है सर? सी मांग रहा है प्लस शेड्यूल 1 मांग रहा है। इफ आई सी हियर, मेरे को लगता है यही चीज होगा। ठीक है, अच्छा ओके, सॉरी 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 सॉरी, माय बैड माय बैड माय, हाँ। अच्छा उसने पहले क्या करा? सुनो 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 सुनो, हाँ मैं ही पागल हो गया। उसने पहले 7(1)(a) को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, फॉर अ कंसिडरेशन ये वो, देन हाउएवर करके उसने 7(1)(c) एक्सप्लेन कर दिया विद शेड्यूल 1 एक्सप्लेन कर दिया। क्या क्या था सर? वही परमानेंट डिस्पोजल था, सेक्शन 25 रिलेटेड पर्सन वाला पॉइंट था, 50,000 वाले एम्प्लॉयज वाला पॉइंट था, फिर प्रिंसिपल एजेंट वाला पॉइंट था, प्रिंसिपल एजेंट टू द सप्लाई वाला पॉइंट था, राइट, सप्लायर वाला पॉइंट था, और एक एजेंट वाला कंज्यूमर वाला पॉइंट था, फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाला पॉइंट था। राइट, ये 4 पॉइंट थे, अपन ने चारों ही पॉइंट देख लिया। ठीक है सर, इजी पीजी क्वेश्चन है। यस सर। अगला सर, कंपोजिट सप्लाईज को अपन ट्रीट करते हैं एज अ सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज व्हिच हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होता है क्या उसका? नहीं रे भाई, कैसे तो भी बातें कर रहे तुम? हाईएस्ट रेट होता है क्या उसका? अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं सर। हाईएस्ट रेट होता है क्या? नहीं ना सर, अभी तो हमने देखा है यहाँ पर हाईएस्ट रेट थोड़ी ना होता है। उस पर तो रेट लगता है विच इज द प्रिंसिपल सप्लाई का रेट, उस पर रेट लगता है ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई का रेट, नॉट द हाईएस्ट रेट। हाईएस्ट रेट तो लगता है मिक्स सप्लाई के अंदर। ठीक है सर, समझ में आ गया मुझे। आ जाओ वापस इधर अपन माइक्रोसॉफ्ट एज पे। चलो, तो क्या उसके ऊपर ये हाईएस्ट रेट लग जाएगा? गलत है सर, ये रॉन्ग। तो ये द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अगला पॉइंट। अगला, अगर ट्रांसफर ऑफ टाइटल हो रहा है सर
और पोजीशन इज नेसेसरी टू कंस्टिट्यूट एज अ सप्लाई। क्या बोल रहा सुनो, क्या ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड और पोजीशन इज नेसेसरी फॉर अ ट्रांजेक्शन टू कंस्टिट्यूट एज अ सप्लाई, क्या उसको बता देना, सिर्फ उतना बता देना सप्लाई है क्या? तो देखते हैं अपन जल्दी से क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। देखो सर, टाइटल के साथ साथ पोजीशन दोनों भी होना चाहिए। अगर सिर्फ इन केस टाइटल ट्रांसफर नहीं होता है तो उस केस में मैं उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलता हूं, राइट? उस केस में क्या बोलता हूं? उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलता हूं। कुछ केसेस भी ऐसे भी हो सकते हैं, फिर यहाँ पर उसने हायर परचेस को एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पर कि मैं आज टाइटल ट्रांसफर करने की बात कर रहा हूं, लेकिन टाइटल आज से कुछ समय बाद ट्रांसफर होने वाला है, बट इट इज श्योर कि टाइटल ट्रांसफर होने ही वाला है। वो हो जाता है सर फ्यूचर एग्रीड, दैट इज हायर परचेस वाला केस। तो उसने यहाँ पर उसको भी एक्सप्लेन कर दिया। तो सिंपल सी बात है सर, आपका अगर टाइटल प्लस पोजीशन बोथ हैज टू गो, अगर टाइटल नहीं जा रहा तो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। हाँ सप्लाई माना जाएगा, बट वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। सिंपल सा पॉइंट है। आगे बढ़ते सर, ये हम कर चुके, राइट? हम पहले ही पढ़ चुके वाला क्वेश्चन। इसका आंसर जरूर देखना दोस्तों आप, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 इज वन जिसका आप आंसर खुद से जरूर देखना। एक बार देख लेता हूँ, ये वही वाला क्वेश्चन है, राइट? इसका आंसर जरूर पढ़ना एक बार, बढ़िया आंसर है इसका, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 हम कर चुके दोस्त। इसका आंसर मत पढ़ना क्योंकि हमने सॉक जो करा ना वही चीज है, उसका आंसर बहुत फालतू आंसर है, मत पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 8 हम कर चुके दोस्त। 6, 7, 8 तीनों भी हम कर चुके, बढ़िया तरीके से, मजा आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 छोटा सा पॉइंट है, ये देख लो क्या बोल रहा है, सुनो। गुड्स एंड सर्विसेज अगर हायर परचेस पे दी हुई है, अरे यार पागल, रॉन्ग, इट इज अ सॉग। हायर परचेस इज अ सॉग, खत्म हो गई बात, आगे बढ़ो यार, इतनी फालतू बात। क्वेश्चन नंबर 10 ऑल्सो वी हैव डन भाई। क्वेश्चन नंबर 10 भी हम कर चुके हैं सर। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप पढ़ना जरूर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 भी पढ़ना। तो 6, 10 एंड इवन क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लेना, ठीक है? तो अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन विच इज योर क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आप सोच रहोगे कि भाई ये कटा कैसे गया एकदम से वीडियो, ठीक है भाई? 10वां क्वेश्चन करवाया, उसके बाद में एकदम से 11वें पे से कट कैसे गया? मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी दोस्तों, फिर मालूम पड़ा कि मेरा कैमरा ही बंद हो गया था, ठीक है? जो भी है खैर, चलो तो 11वां क्वेश्चन करते हैं भाई। 11वें क्वेश्चन में हम समझते हैं कि बात क्या है। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पर आपका बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट टेस्ट होने वाला है। इस क्वेश्चन को पढ़ते टाइम पर आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई की तरफ जा रहा है, लेकिन देखते क्या आने वाला है आगे। सुनो, डमडम इलेक्ट्रॉनिक्स है, उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचे हैं अकबर रिटेल स्टोर को। कितने में बेचे भाई? रेफ्रिजरेटर बेचा हुआ है, रेफ्रिजरेटर, अच्छा 2-3 टाइप के रेफ्रिजरेटर है, 2-3 टाइप के एसी है और एक एलईडी टीवी है, ठीक है? ओके सर, कितने कितना रेट है सर? 18, 12, 12, 28, 12। जो डमडम इलेक्ट्रॉनिक्स है भाई साहब, उन्होंने एक सिंगल इनवॉइस इशू करी हुई है इस चीज को लेकर के, और ईच प्राइस, मतलब सबकी अलग अलग एक सिंगल इनवॉइस बनाई, लेकिन सबकी अलग अलग प्राइस लिखी गई। अब हो क्या रहा है, जो अकबर भाई है, अकबर भाई ने एक सिंगल चेक दिया कुल मिलाकर के 1 लाख रुपए का सभी के लिए, मतलब सबका प्राइस पॉइंट अलग अलग होगा, तो कुल मिलाकर के 1 लाख रुपए बन रहा था। अकबर भाई ने वो 1 लाख रुपए पे कर दिए। अब बताओ कि ये किस टाइप की सप्लाई हुई और क्या इस पर टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा? तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपका टेस्ट करा जा रहा है वो कॉन्सेप्ट क्या है सर, कि मान लो एक बिल था, वो बिल है, मान लो उसमें रेफ्रिजरेटर भी है, ये 5 लाइन आइटम्स है, ये यहां पर इनके हो गए सर फिगर्स, मतलब इनके मेन अमाउंट्स, ठीक है? टैक्सेबल वैल्यूज। फिर यहां पर हमने निकाल लिया उसका टैक्स रेट, और यहां पर हमने निकाल लिया उसकी इनवॉइस वैल्यू। टोटल इनवॉइस वैल्यू हमारे पास में कितने की है सर? 1 लाख की है, हमको पता है। तो बताओ कि भैया ये जो है, क्या इनके ऊपर अलग अलग रेट लगना चाहिए, या फिर एक सिंगल रेट लग जाना चाहिए मिक्स सप्लाई वाला, या फिर कॉम्पोजिट वाला रेट लगना चाहिए? तो ये बता दो, ये क्वेश्चन है उसका। तो सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ पर कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई है क्या, नेचुरली बंडल है क्या? नहीं। तो कॉम्पोजिट है क्या? नहीं सर, मिक्स लग रहा है सर। लेकिन डमडम ने कहीं पर भी ये बोला क्या कि मैं इन सबको बंडल करके बेच रहा हूं? डमडम ने कहीं पर भी ये नहीं बोला। डमडम ने बस बोला कि यार देखो इतनी सारी चीजें हैं, इसमें से ये एक चीज है, ये मैं आपको एक ही सिंगल बिल में दे रहा हूं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप एक चीज ये समझो दोस्तों, कि जब भी आप डिपार्टमेंटल स्टोर जा रहे हो, जब आप मान लो कि डीमार्ट गए, ठीक है? जब आप डीमार्ट जाते हो तो होता क्या है, जैसे ही आप डीमार्ट में एंटर करते हो, आपने बहुत सारी चीजें ले ली, आपने ब्रिटानिया का बिस्किट भी ले लिया, आपने मैगी का पैकेट भी ले लिया, और आपने कुछ आपकी दूसरे काम की चीजें भी ले ली, बहुत सारा आपने बकेट बना करके लेके चले गए, ठीक है? अब होता क्या है, वो सब कुछ स्कैनिंग करता है, सबकी अलग अलग प्राइस पॉइंट स्कैन करता है, और फिर उसके हिसाब से जब वो बिल बनाता है, वो जो पूरी एक पीओएस मशीन जब बिल बना करके आपको देती है, तो उसके ऊपर क्या कहीं पर भी ये रहता है कि जो भी हाईएस्ट होगा उसका रेट लगेगा? नहीं,
उसके ऊपर जो रेट लगता है वो सबका इंडिविजुअल रेट लगता है, लेकिन एक सिंगल इनवॉइस बनती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपने 20 लाइन आइटम खरीदी है तो क्या 20 इनवॉइसेस बनाएगा क्या वो? पागल थोड़ी ना है। तो इसलिए वो क्या करता है, एक सिंगल प्राइस पॉइंट पे एक सिंगल इनवॉइस बना करके आपको अलग 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 रेट चार्ज कर देता है। तो इसीलिए इस केस में भी भले ही आपको पेमेंट मिली है काय में, सिंगल इनवॉइस के हिसाब से पेमेंट मिली है, आप भी तो सिंगल इनवॉइस के हिसाब से पेमेंट करते हो यार सामने वाले को, लेकिन भले वो सिंगल इनवॉइस में दिया गया है और सिंगल चेक मिला है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये अलग 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 रेट पर ही चलेगा। इसका आंसर भी अपन फटाफट से यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है सर, ये यहाँ पर अपने आंसर आ गया। क्या बोल रहा है सर, दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, ऐसा सेड, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इट इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई। फर्दर उसके बाद में उसने डिस्काउंटेड प्राइस, ऐसा नहीं बोला कि भाई कंपोजिट डिस्काउंटेड प्राइस चार्ज नहीं करी है कहीं पर, ऐसा नहीं बोला कि सबको मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, ठीक है, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। तो इसी कारण से ये मिक्स सप्लाईज भी नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया ना कि आप सब कुछ ले तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, ऐसा तो है नहीं कहीं पर। तो इसी कारण से क्या होगा सर, यहाँ पर मिक्स सप्लाई भी नहीं मानी जाएगी। तो ये सप्लाई कैसी है सर, ये सप्लाई बेसिक सी है, जहां पर की सप्लाई ऑफ दिस गुड्स देयरफॉर सप्लाई हो रहा है सिंगल लाइन आइटम्स का इन द रिस्पेक्टिव रेट्स एप्लीकेबल टू देम। तो जो भी उनके ऊपर रिस्पेक्टिव रेट एप्लीकेबल है उसके हिसाब से अपन सप्लाई करते रहे, इतना सोचने का ही नहीं है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों हम कर चुके हैं पहले। क्या बात कर रहे हो, हाँ सर मणिकर्ण वाला चॉकलेट, ये तीनों में से कौन सा रेट लेके, भैया ये वाला रेट लेके खत्म हो गई बात, अभी थोड़ी देर पहले तो करा अपन ने, ये डन। सर 13th वाला, सर क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है सर, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14 इज अबाउट द क्लैरिफिकेशंस। तो इजीली समझने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या, गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा की कंपनी है जो कि मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज देती है हैवी स्टील मशीनरी को, ठीक है। फॉर कैरिंग आउट द रिपेयर वर्क, गगन इंजीनियरिंग को क्या हुआ भाई, अपना कंटेनर ट्रक जो था जिसके अंदर क्या भरा हुआ था, इक्विपमेंट का सामान भरा हुआ था, कंज्यूमेबल टूल्स भरे हुए थे, वो हरियाणा से अलग अलग स्टेट्स में भेजना पड़ा उसको, ठीक है। लेकिन उसने जो भेजा है वो उसके खुद के ही क्लाइंट्स मशीनरी बीइंग ब्रॉट एंड बीइंग रिपेयर्ड। डिस्कस करो कि भाई साहब अगर इसने अपने खुद की ओन रिपेयरिंग सेंटर्स, अलग अलग जगहों पे जो उसके खुद के ओन रिपेयरिंग सेंटर्स है उसमें अगर भेजा हुआ है तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा सर इसका आंसर, बहुत सिंपल सा आंसर होगा सर इसका। 13 नंबर का क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं, उसने क्या क्या चीजें बोली है, इसका आंसर पहले क्या होगा आपको समझा देता हूं मैं। सर इसका आंसर क्या होगा ना, ये वाला कौन सा पॉइंट है सर, इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन नंबर 1, जो बोलता है कि भैया हरियाणा से मान लो मुंबई जा रही थी कोई गाड़ी, ये गाड़ी में क्या जा रहा था बच्चों, ये गाड़ी में जा रहा था रिपेयर्स। तो इस गाड़ी में जो रिपेयर्स जा रहा है, इस रिपेयर्स के ऊपर तो लगेगा टैक्स, लेकिन ये जो गाड़ी जा रही है उसके ऊपर नहीं लगेगा। क्यों, बिकॉज गाड़ी तो वापस आने वाली है, जो हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, वही कॉन्सेप्ट के ऊपर उसने पूछ लिया। इसको लिखेंगे कैसे क्या, तो देखो समझो उसने लिखेंगे कैसे क्या। पहले उसने एक्सप्लेन कर दिया सेक्शन नंबर 25 दैट इज डिस्टिंक्ट पर्सन को, व्हाट इज अ डिस्टिंक्ट पर्सन एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसने एक्सप्लेन कर दिया शेड्यूल 1 को, दैट इज सेक्शन 7(1)(c) को, दैट इज शेड्यूल 7 को, शेड्यूल 7 को उसने एक्सप्लेन कर दिया, सॉरी शेड्यूल 1 को उसने एक्सप्लेन कर दिया, राइट। उसने ये भी एक्सप्लेनेशन दे दी कि क्या क्या होती है क्या क्या नहीं होता है, कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन वाला पॉइंट लिख दिया, इट शुड बी इन द कोर्स फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाला पॉइंट लिख दिया, राइट। फिर उसने बताया कि देयर इज अ सीबीआईसी सर्कुलर, किस चीज को लेकर के, मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंसेस को लेकर के, बी इट ट्रक कैरिंग गुड्स या पैसेंजर या फिर बोथ, फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है, ये उसने बता दिया। तो वो क्या कहता है, इट विल नॉट बी लेविएबल टू जीएसटी, क्योंकि इट इज नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हाँ, लेकिन इसमें जो रिपेयर्स का सामान जा रहा है, दैट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस विल बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी। बहुत सिंपल सा बेसिक सा पॉइंट था, अपन ने समझ लिया इसको भी, ठीक है। तो धस क्या हो जाएगा भाई, धस नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसको रीड जरूर करना, क्वेश्चन नंबर 13 आपको रीड करना है, बिकॉज मतलब आंसर उसका भी रीड करना है, बिकॉज लिखना समझ में आएगा कि आपको लिखना कैसे क्या। ओके सर, अगला सर किसके बारे में है भाई, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने में आ गया है, और चैप्टर कंप्लीट होने ही वाला था कि उन्होंने अपने को दारू पी, मतलब सॉरी अल्कोहल के ऊपर क्वेश्चन दे दिया। क्या बोला सर उसने अपने को, सरवना एंड सन्स विश कर रहे हैं कि भाई साहब वो सप्लाई करेंगे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु में बेचने वाले। देयरफॉर उन्होंने क्या करा, अप्लाई करा है लाइसेंसेस के लिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट के सामने बताना है अपने को, कुछ फीस पे करी हुई है, बताना है अपने को कि सर ये जो लाइसेंस है क्या ये सप्लाई की तरह क्वालिफाई होगा, तो नहीं यार, देयर इज अ सर्क्यूलर, वही पॉइंट लिखना है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग
what alcoholic liquor license by state government who have been notified to be neither as a supplier nor as a services। ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ऐसे नोटिफिकेशन आ चुकी है, बस आपको ये लिख देना है, कुछ ज्यादा काम नहीं है। चाहे वो लाइसेंस जो आपको मिल रहा है वो लाइसेंस फीस के नाम से हो, एप्लीकेशन फीस के नाम से हो, या फिर वॉट एवर नेम कॉल्ड, कोई भी और नाम रखो फर्क नहीं पड़ता बाबू। व्हाट इज देयर इन द नेम, व्हाट इज देयर इन द नेम, है ना, बस वही वाला पॉइंट है। ठीक है, तो थस इन द गिवन केस भैया अगर तमिलनाडु गवर्नमेंट आपसे कुछ पैसा चार्ज कर भी रही है तो उसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी नहीं लगेगी। के साथ इसी के साथ दोस्तों समाप्त होता है हमारा चैप्टर नंबर, अध्याय नंबर 1, मतलब चैप्टर नंबर सबसे चैप्टर नंबर 2 विच इज योर चैप्टर नंबर 2 आई फील, विच इज सप्लाई अंडर जीएसटी। आपका सप्लाई वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है इन ऑल रिस्पेक्ट्स। अब आपको क्या करना है, दो चीज आप कर सकते हो सर। पहला, अगर आपको लगता है मुझे एक बार वापस से सब कुछ रीड करना है, बढ़िया से जाओ रीड कर लो। अगर आपको लगता है नहीं यार इट वॉज सफिशियंट तो कोई बात नहीं है आप, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार आप एटलीस्ट टीवाई के क्वेश्चन जरूर कर लो। एक बार टीवाई के क्वेश्चंस कर लो वापस से। सर अभी तो करा है यार, अरे एटलीस्ट एक काम करो, चलो कुछ नहीं तो यार आंसर्स किन किन के पढ़ लो आप। क्वेश्चन नंबर 3 का पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 6 का पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 10 का पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 12 का पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 11 का पढ़ लो और 13 का पढ़ लो। बस ये 6-7 ही बोल रहा हूं मैं आपको, इनके एक बार आंसर्स रीड कर लो। और अगर फिर भी मन कर जाए थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी देख लेना। ठीक है, बस इतना कर लो। या तो मैंने यहाँ पे आपको बताया ये यहाँ से पॉज पॉज कर करके पढ़ लो, या फिर बढ़िया बुक निकालो 2 मिनट में, ऑनलाइन बुक निकाल लो 2 मिनट में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसकी, आप इसकी ऑनलाइन बुक निकाल लो, पटाख से यहीं पे खत्म करो यार इसको। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। अभी देख लिया तुमने पूरी पूरी वीडियो अगर भाई मेरे, तो पहले बात तो धन्यवाद आपका, आपने पहली वीडियो पे इतना सपोर्ट कर दिया मुझे, आपका थैंक यू। लेकिन अब यार यहाँ तक के पहुंच गए हो, जरा से के लिए क्यों छोड़ रहे हो मेरे भाई, क्यों छोड़ रहा है यार, क्यों छोड़ रही है यार बहन, है ना, जरा से के लिए मत छोड़ो भाई। अभी ही चैप्टर निकालो, फटाक से इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लो, आगे बढ़ो यार। संताप नहीं होना यार इस चैप्टर का, आजकल संताप नहीं करेंगे, अपने को सीधा मस्ती करनी है पेपर खत्म होने के बाद। ठीक है, सो इसी के साथ भाई थैंक यू सो मच। अपना लेक्चर यही कंप्लीट होता है, खत्म होता है। आई होप कि मेरी पहली वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी फीडबैक है इस वीडियो को लेकर के, आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको कोई भी और टॉपिक, कोई भी और चैप्टर के ऊपर अगर चाहिए वीडियो, देखो जीएसटी पे चाहिए या किसी और सब्जेक्ट पे भी चाहिए तो आप वो भी मुझे बता दो। ठीक है, हम वैसा भी अरेंजमेंट कर देंगे आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं आपके साथ में बना रहूंगा, आगे भी वीडियोस लाता रहूंगा, तो सब्सक्राइब भी कर लेना इस यूट्यूब चैनल को, नया नया बनाया है भाई साहब। थोड़े बहुत सब्सक्राइबर कर दो भाई, थोड़े बहुत। थैंक यू सो मच। आपके दोस्तों के साथ भी रिकमेंड कर देना भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। थैंक यू, दिस इज पुनीत सुराजी वाले साइनिंग ऑफ। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, भगवान ने चाहा तो सीए पुनीत सुराजी वाले बन जाए। थैंक यू।